जब आप अपने माइंड के अंदर बेकार की चीज़ों को इरेज कर लें, यानी कि जो मेमोरी बेकार की पड़ी हैं, जो ट्रॉमा पड़े हैं, जहाँ पर आप तड़पे हैं, या वो मेमोरी अभी भी पड़ी हैं जो आपको परेशान करती है और आप उनसे डरते हैं और आप भी एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तो उन्हें कभी भी आप इरेज कर सकते हैं। पैटर्न को डालने का नाम और पैटर्न को इरेज करने का नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए काम करेगा जिनका डोपामिन लेवल ठीक होगा। ये एक्चुअली कॉमन है, मोबाइल एडिक्शन काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इससे रिलेटेड हम NLP का कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो व्यूअर्स आज से या मैं आज से करना चालू कर दूँ कि यार। और मैं अपने बैच में यही पूछता हूँ, 150 से 200 लोग एक बैच में होते हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आज रात को सिर्फ ये पूछो कि आपको ये जो बीमारी आई है, जिसका नाम आपने कुछ भी रखा है, कैंसर रखा है, किसी ने उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस रखा, अब से पहले एक समय से पहले ये नहीं थी। अचानक बॉडी और माइंड ने ये डिसीजन क्यों लिया, और आपको आज ही आंसर मिल जाएगा। पीपल लव देयर मिजरीज, जो उनके संकट है उन्हीं में वो जीना सीख लेते हैं। एग्जिस्टिंग जो डेविल है, इट इज बेटर देन अननोन डेविल। एग्जाम्पल इसका कुछ आप दे सकते हो? जैसे विजुअलाइजेशन हम पहले भी बात कर रहे थे, पॉडकास्ट के पहले भी एक बात चली थी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग या कंट्रोवर्शियल भी है, जो हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से, विजन बोर्ड को लेके और विजुअलाइजेशन को लेके। विजन बोर्ड बेसिकली एक स्कैम है, एक धोखा है। जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब बातें करता हूँ, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ थोड़ा सा मैजिक भी है, कुछ तो मैं है। बता देता हूँ कुछ। हाँ। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP या इनमें से कोई भी चीज़ में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट वॉच है। बिकॉज आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनको 30 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जैसे अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, अनुराग ऋषि जी का या फिर कुछ YSR जी का, तो उनके भी मेंटर आज हमारे साथ आए हैं। सर, इट्स अ ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। वेलकम टू DBC। आप सर, मुझे एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में इतना पता नहीं था आपके बारे में। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ज़्यादा बातें इंडिया में करना स्टार्ट करी थी। एम आई राइट? यस, वेरी ट्रू। 1993 में आई लॉन्च्ड, या मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था ये कॉन्सेप्ट इंडिया में। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से आप ये चीज़ कर रहे हैं। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। बट मेरा एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन डायरेक्टली थोड़ा मसालेदार क्वेश्चन नहीं है मेरा, कि कई सारे लोग हैं ना, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और लोग बोलते हैं कई बार कि ये सब फालतू है, इससे कुछ होता नहीं है, ये NLP ये सब कुछ काम की चीज़ नहीं है। बट आप इतने साल से कर रहे हो, तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन, आपकी स्टोरी क्या है, क्यों आप इसी फील्ड को आपने चुना रदर देन डूइंग समथिंग एल्स? क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप कर रहे थे तब तो और ज़्यादा लोग बैकफुट पे होंगे ना, उनको और ज़्यादा ये चीज़ ख़राब लगती होगी। अब तो चलो आजकल मैं देखता हूँ सेलिब्रिटीज़ लोग और कई सारे लोगों के ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ऐसे स्टोरीज दिखते रहती है कि मैं ऐसा विजुअलाइजेशन करती थी और आज ये हो गया। तो आज तो मतलब काफ़ी लोग मानते हैं फिर भी, बट मुझे लगता है आप जब स्टार्ट किए होंगे तब तो और लोग बैकफुट पे होंगे कि ये क्या है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये समझिए कि जीशान साहब, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कोच बनूंगा या ट्रेनर बनूंगा। मैं बेसिकली अपनी लाइफ से जूझ रहा था। आई वाज 33 जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे बिकॉज तुम्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है। पैर सूज जाते थे, घुटने सूज जाते थे, कभी उस पर गर्म पानी, कभी उस पर नमक, और कभी स्टेरॉइड खाने पड़ते थे। उसी चक्कर में बाल भी निकल गए थे, एलोपेशिया हो गया था, और माइग्रेन का मैं बचपन का शिकार था बिकॉज कुछ ट्रॉमास थे लाइफ के बचपन में ही। और उसके बाद पेप्टिक अल्सर की वजह से मुझे MSc बीच में छोड़नी पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें थी और मैं लाइफ को जीना चाहता था बिकॉज एक फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप 33 साल की उम्र में यू आर अ फादर ऑफ 2 किड्स, वाइफ इज़ देयर। तो तब मैंने शायद मैनिफेस्ट किया था कि मुझे कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसको मैं यूज़ करूँगा। और तब मेरी लाइफ में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट आया और मैंने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया। कुछ लोग मुझे मिले जो उसके बारे में थोड़ा सा जानते थे, मैंने उनसे ही थोड़ा सा सीखना शुरू किया। कुछ और कॉन्सेप्ट को मैंने और स्टडी किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि एट द एज ऑफ 34 मैं अपने आप को कम्प्लीटली हील कर चुका था। अब तक मुझे तब से सर दर्द नहीं हुआ, माइग्रेन की बात छोड़िए,
मुझे पेप्टिक अल्सर की बात छोड़िए, मुझे एसिडिटी नहीं होती, ना ही मैं घंटों तक, अगर 2 दिन भी मैं भूख खाना ना खाऊं तो मुझे कोई भूख परेशान नहीं करती, और ना ही मुझे ब्लोटिंग होती है अगर कुछ खा लेता हूं तो। ना ही आप ये समझिए कि मैं 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता हूं रोज़, और ना ही मुझे अब पैरों में दर्द होता है। एनर्जी आप ये समझिए कि अब आई एम कंप्लीटिंग 64। अच्छा, अरे अब लगते नहीं है ज़रा भी 60। ये सब उसी का है। मेरे बाल भी निकल गए थे तो ये सब उसी से मैनिफेस्ट किया है। या फिर आप ये समझिए कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर बात तो बहुत लोग करते हैं, अवचेतन की शक्ति बढ़ाइए, पर रेयरली लोग जानते हैं कि अवचेतन करता कैसे है काम, या सबकॉन्शियस काम कैसे करता है। जब मैंने इसकी गहराई को समझा और इसको अप्लाई करना शुरू किया, तो आप यूँ समझिए कि मैंने अब तक बहुत सा ये समझिए कि 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को तो सामने से इम्पैक्ट दिया है। हाँ, और बाकी जो मेरी वर्कशॉप्स में आए हैं, पेड वर्कशॉप में आए हैं, अभी भी ऑनलाइन वर्कशॉप चलती हैं कई तरह की, करीब 400 से ज़्यादा मैंने 3 बैच में ट्रेनर्स पैदा करने का मतलब है कि क्रिएट कर दिया इंडिया के लिए, जो आज वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्चुअली हाँ, राइट। और वो सब लोग आज काफ़ी सारे अपनी स्टोरीज़ के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज इम्पैक्ट कर रही है। मैं ना एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, NLP एक चीज़ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मोटा मोटा मुझे लगता है मुझे भी समझ में आता है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं लगता कि मैं डेप्थ में एकदम समझता हूँ इस चीज़ को। और अगर मैं नहीं समझता हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो आप सिंपल भाषा में इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिल्कुल। NLP है क्या, और बिल्कुल क्या बिल्कुल ये काम करती है। लाइक आपने अपनी स्टोरी बताई कि आप 33 में इतने सारे प्रॉब्लम्स में आप जूझ रहे थे, आपको फिजिकली और मेंटली काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, फिजिकली ज़्यादा बीमारियाँ हैं, सारी चीज़ें। आपने 1 साल ऐसा क्या क्या चीज़ें करी जिससे आपको मतलब काम किया, आपने NLP यूज़ किया तो वो कैसे यूज़ किया और वो है क्या? बेसिकली उसमें होता यह है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास एक माइंड होता है जिसमें हम 80 बिलियन ब्रेन सेल्स के साथ आते हैं। जो आप ब्रेन के ऊपर एक चिपचिपा सा मैटर देखते हैं, वो बेसिकली हमारी ब्रेन सेल्स हैं। एक सैंड के ग्रेन में, यानी कि एक रेत के दाने में, इतने स्पेस में 1 लाख से अधिक हमारी ब्रेन सेल्स आ जाती हैं। 80 बिलियन होती है टोटल, 86 बिलियन के करीब होती हैं। उनकी खास बात ये होती है कि हर एक ब्रेन सेल की जो मेमोरी है या मेमोरी स्पेस है वो 82 GB के करीब लोग बताते हैं कि इतना बड़ा स्पेस हम लेकर आते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं, एक हमारा ब्रेन होता है, हमारे पास माइंड होता है, जिसमें हमारे पास कुछ एक इंस्क्रिप्शन पड़े होते हैं कि हमारा ब्लड कैसे चलेगा, हमारा हार्ट कैसे बढ़ेगा, हमारी हड्डियाँ कैसे बढ़ेंगी, हमारी स्किन कैसी होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ब्रेन सेल्स में एक स्पेस दिया जाता है, जैसे आपके कंप्यूटर में D ड्राइव होता है। अच्छा, ओके। गोट माई पॉइंट। अब सवाल यह है कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो एक हमारे पास माइंड है और एक हमारे पास बॉडी। बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और ब्रेन में आपके 80 बिलियन न्यूरॉन यानी कि ब्रेन सेल्स हैं। इसे लेकर आप पैदा होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब धीरे धीरे दुनिया आपको कॉन्सेप्ट देती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम खराब बच्चे हो। फिर आपकी लाइफ में कुछ इवेंट आने लगते हैं जिसको आप टर्म या उनको डिफाइन करने लगते हो। ये तो पेनफुल है, ये तो मेरे लिए ट्रॉमा है, ये तो ग्रीफ है। तो आपका जो स्पेस है ब्रेन का, जो खाली मिला था, वो भरने लगता है। उसकी खास बात यह है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन में जाएगी, एक भी ब्रेन सेल में जाएगी, वो सभी को बताएगी। इसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। न्यूरल पाथवे एक मेडिकल टर्म है, यानी कि कोई भी मेमोरी है वो एक मेमोरी परसेप्शन की तरह आपको पड़ी है। अगर आप यहाँ से अपने घर जाएं अब शाम को, तो निश्चित रूप से आपको पता है कि कार कहाँ से मोड़नी है, कहाँ पार्क करनी है, इवन ठीक है ना, कितने स्टेयर्स कहाँ पर होंगे, लिफ्ट कहाँ पर है आपकी बिल्डिंग की। यानी कि सब कुछ एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। हमारे पास जब ग्रीफ आ जाता है या कोई अनवांटेड मेमोरीज आ जाती हैं, इवेंट आ जाती हैं, तो वो भी अपने एक नेटवर्क बना लेती हैं। और जो भी हमारे माइंड में नेटवर्क बनता है वो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हुए, न्यूरो का मतलब है नर्वस सिस्टम, जो 6,000 बड़े शहरों में, जैसे मुंबई है, ऐसे 6,000 शहरों को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जितने वायर की ज़रूरत पड़ती है, इतना बड़ा हमारे पास नर्वस सिस्टम है। एक थॉट यहाँ पर आता है, इमीडिएटली आप अपनी पैर की उंगली हिला, अगर आपके पैर में कहीं पर मच्छर काट लेता है, इमीडिएटली आपका हाथ चला जाता है। यानी कि इतनी तेज़ से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। आपके पास जो भी बेकार की इवेंट पड़ी हुई हैं, बेकार की मेमोरी पड़ी है, आप ये समझिए कि आप, कई बार लोग कहते हैं मैं उनको भूल गया हूँ। आप कौन है भूलने वाले? वो तो जा चुकी है आपकी मेमोरी अंदर। वो अब क्या कर रही है, वो बेसिकली आपके ग्लैंड्स को, आपकी सेल को, आपके DNA को और आपके जीन को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है नेगेटिवली। इसे एपिजेनेटिक्स के किताबों में आप देख सकते हैं, या बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में। बेसिकली जैसे ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो मैंने पाया कि मेरी सारी की सारी बीमारियाँ सिर्फ स्ट्रेस से हैं, और डॉक्टर भी यही कहते थे। मैंने
अगर मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि आपको करना क्या है, कितना काम करना है, कुछ सिर्फ सिंपल सी बात समझिए कि अगर अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप बड़े गोल के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप यूँ समझिए कि 34 में मैं ठीक होता हूँ और 35 में मैं एक अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, उनका नाम मिस्टर अकील अहमद है, ठीक है ना, उनके साथ मैं एक स्कूल शुरू कर देता हूँ। और हम दोनों के पास उस टाइम 3 चीज़ें नहीं थी। एक, हम दोनों के पास पैसा नहीं था, हम दोनों ने कभी स्कूल नहीं चलाया था, ठीक है ना, और हमारे पास बिल्डिंग जो थी, एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें एक टीन शेड पड़ी थी। अच्छा। आज वहाँ पर 140 कमरे हैं और एक आप ये समझिए कि वहाँ से निकला हुआ बच्चा एक IPL खेल रहा इस समय, ठीक है ना, पंजाब टीम से। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल कि जब आप अपने माइंड के अंदर बेकार की चीज़ों को इरेज कर लें, यानी कि जो मेमोरी बेकार की पड़ी हैं, वो जो ट्रॉमा पड़े हैं, जहाँ पर आप तड़पे हैं, या वो मेमोरी अभी भी पड़ी हैं जो आपको परेशान करती है और आप उनसे डरते हैं और आप भी एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तो उन्हें कभी भी आप इरेज कर सकते हैं। और इसे इरेज करने की टेक्निक जब मैंने सीखी थी तो निश्चित रूप से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, कोई यहाँ मेंटोर नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंट्रोड्यूस की यहाँ पर। लेकिन उस टेक्निक को जब मैंने डेवलप किया तो आज करीब करीब आप ये समझिएगा 100 ट्रेनर आज अगर NLP पढ़ा रहे हैं तो उसमें से 98% मेरी टेक्निक्स को ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। तो उस टेक्निक से मैंने अपने आप को, अपनी मेमोरीज को इरेज किया जो ट्रॉमाज थे। तो पहली चीज़ आपको समझिए कि आप अपने पास्ट को डिसएम्पावर कर सकते हैं, इरेज भी नहीं कर सकते, तो आप उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। इम्पैक्ट ख़त्म हो गया तो जो आपके हार्मोन चल रहे थे माइंड से लेकर, न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन केमिकल आपकी नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो तो अब आई मीन वो अपना निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं रहे। दूसरा काम ये करना होता है जीशान साहब कि एक बार आपका माइंड खाली हो गया, आपकी ब्रेन सेल्स ने बेकार की चीज़ों से पीछा छुड़ा लिया, अब आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आप हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, किसी आउटकम को पूरा करना चाहते हैं। अब उसके पैटर्न को आपको अपने माइंड में डालना होगा। पैटर्न को डालने का नाम और पैटर्न को इरेज करने का नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। ओके। यानी कि आप अपने माइंड से बेकार के पैटर्न को आज ही पूरी तरह से इरेज कर सकते हैं अगर आप एक डिसीजन लेते हैं। NLP में सारी टेक्निक है और आज ही अगला ही पल आप ये कर सकते हैं कि उसमें बढ़िया सी इम्प्लांटेशन कर सकते हैं खूबसूरत चीज़ों की। ओके ओके ओके, गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। जैसे अगर मोटा मोटा हम ये बोल रहे हैं कि हम कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं कि यार ये दिखा तो डर जाना है, या फिर ये करना है तो भागना है, बट हम वो पैटर्न जो बन चुका है उसके वजह से कई बार हमारे को तकलीफ होने लग जाती है, बीमारियां बन जाती है, इश्यूज हो जाते हैं। हमें वो पैटर्न को ब्रेक करना है और एक न्यू पैटर्न क्रिएट करना है ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी है, किसी के पास भी, आप किसी भी आदमी से मिलिए, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उनसे एक बात पूछिएगा कि तुम्हें ये बीमारी जो आई है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ आई है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आई है, आपका पेट खराब IBS है, आपके बाल गिर चुके हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ 2 हो गई है, या आपका BP अब कम नहीं हो रहा है, या आपके जोड़ आई मीन पूरी बॉडी में आपको फटीग रहती है, जिसको हम CFS कहते हैं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। अब हमारे 50% इंडियंस इससे परेशान हैं। जब क्या होता है उसमें अनलिमिटेड आपको ऐसा लग रहा है थक रहे हैं, पता ही नहीं चला, कभी आप B कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं, कभी आप ये न्यूट्रिशन खा रहे हैं, और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी गायब होने लगती है, यानी कि आपको फटीग, थकान रहने लगती है, टायर्डनेस रहने लगती है कई बार। तो आप उनसे एक बात पूछिएगा कि भाई ये जब तुम्हें ये बीमारी जब आई थी उस टाइम को याद करो, कहेगा यार ये 3 साल पहले, 4-5 साल पहले, या 2 साल पहले आई थी। और अगला सवाल पूछेगा कि उस समय आपकी लाइफ में क्या कोई तनाव चल रहा था? इस बीमारी से पहले 2 साल के अंदर क्या आप तनाव में थे? और वो एकदम से एक ही बात कहेगा, यस, मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा था, या मुझे कोई मेरा पार्टनर परेशान कर रहा था, या मैं किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा था, या मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, या मैं अनवांटेड पैटर्न से परेशान था। याद रखिएगा, जब आपके माइंड में ये बेकार के पैटर्न आते हैं तो आपका जो पॉजिटिव केमिकल का एक फाउंटेन है, जिसको आप डोपामिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं, सीरोटोनिन कहते हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं, या मेलाटोनिन कहते हैं जो नींद लाता है, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं जिससे हमारी बॉडी बढ़ती है 19-20 साल तक। ये 5-6 केमिकल इमीडिएटली जैसे ही आपके माइंड में स्ट्रेस पड़ गई, वो स्ट्रेस इमीडिएटली इन पॉजिटिव केमिकल्स को बंद कर देती है और नेगेटिव केमिकल शुरू हो जाते हैं निकलने, जिससे आपकी बॉडी लड़ रही होती है। बॉडी जब लड़ रही होती है उसे एंग्जाइटी कहते हैं, और लड़ते लड़ते वो थक जाती है, सरेंडर कर जाती है, उसका नाम बीमारी है। वो बीमारी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। एक आदमी को कैंसर के रूप में आ सकती है, एक को रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, एक को माइग्रेन के रूप में। यानी कि वन कोज मैनी डिजीज, समझ लीजिएगा, वन कोज कैन क्रिएट मैनी डिजीज। बस यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नहीं, मैं कंप्लीटली रिलेट कर पा रहा हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ ये चीज़ एक्चुअली ऐसा होता है।
मैंने भी नोटिस किया है कि ना कई बार हमारे दिमाग से ही बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। लाइक एक ही सिचुएशन कई बार एक इंसान को बहुत ज़्यादा थका देती है, गिरा देती है, और वही सिचुएशन कई बार लोगों को बहुत ऊपर लेके चले जाती है। या और मैंने अपने रिश्तेदारों में या कहीं पे भी मैंने ऐसे नोटिस किया, कई बार ये चीज़ मैंने बोली भी है कि एक बार ना जब इंसान अपने दिमाग से हार जाता है तो कई बार वो जिंदा भी नहीं बचता है। बट क्योंकि बिल्कुल और कई बार मतलब ऐसा हुआ भी है मेरे रिलेटिव्स में, वो लोग खुद से बोल देते हैं कि मैं नहीं बचूंगी या नहीं मैं नहीं बचूंगा। यस, वेरी ट्रू। और मुझे मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मुझे लगता है वो लोग दिमाग से पहले हार जाते हैं, हाँ। इसलिए फिर वो लोग ज़िंदगी से भी हार जाते हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? याद रखिएगा, जैसे ही आपके अपने अंदर से एक थॉट आ गया और वो बिलीफ बन गया, जैसे ही वो बिलीफ बन गया, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि 1950 की स्टोरी है और ये गूगल पर पड़ी है, एंड इट इज़ ए वंडरफुल स्टोरी फॉर द पीपल। इस समय एक मिस्टर राइट थे, अमेरिका की बात है। मिस्टर राइट थे और उनकी 40s की उनकी एज थी, यंग थे, और उनको 4th स्टेज का कैंसर था। तभी अखबारों में एक खबर आई कि उनको 100 लोग चाहिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को, वॉलंटियर जिनको कैंसर है, और वो एक दवाई को अब बेसिकली करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसका नाम है क्रेबियोजोन। ओके। क्रेबियोजोन का इंजेक्शन बेसिकली बनाया गया है, और जिन लोगों को कैंसर है वो वॉलंटियर अगर करना चाहते हैं तो वो पूरी देखरेख में रहेंगे। अब जैसे ही वो मिस्टर राइट जाते हैं तो वो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो 4th स्टेज का कैंसर है, तुम्हारे तो गर्दन में, बगल में और जांघों में ऑरेंज से बड़े लंप निकले हुए हैं जो कभी भी फट सकते हैं। उनकी उम्र वहाँ पर देखी गई तो वो 2 वीक की बच रही थी। अच्छा। उसने कहा कि सर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप 101 रख लीजिएगा, 100 आपने देख लीजिएगा, पर मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। सीधा थिंग्स, मुझे लगता है, यानी कि उसके अंदर एक कन्विक्शन आ रही थी कि ये अब मैं ठीक हो जाऊँगा। इसे हम प्लेसिबो कहते हैं। एनीवे, वहाँ पर एक उसका इंटर्न था डॉक्टर टीम में, उसका नाम था डॉक्टर वेस्ट। उसने कहा कि सर इसको रख लेते हैं, मुझे लगता है कि कुछ मेरी भी इंटेंशन या इंट्यूजन कह रही है कि इसे रख लेते हैं। मिस्टर राइट को फ्राइडे को पहला इंजेक्शन दिया जाता है क्रेबियोजोन का, और मंडे की सुबह वो जब आता है ऑफिस में अपनी रिपोर्ट देने एज ए वॉलंटियर, तो देखते हैं सब लोग कि हाँ, इसके तो कोई भी सिम्टम कैंसर का नहीं है। वो ऑरेंज जितने बड़े जितने लंप थे वो पूरी तरह से बॉडी में कहाँ डाइजेस्ट हो गए, वो गायब थे। उसकी रिपोर्ट ली जाती है, पैथोलॉजी, तो पाया जाता है इसको तो कोई कैंसर वैंसर नहीं है, ना इसको कैंसर था। वो आराम से जीना शुरू कर देता, अपना काम करता है, अपने घर का काम करता है, लेकिन वो रेगुलरली इंस्टीट्यूट में उसको आना पड़ता है। तभी 8-10 महीने के बाद करीब करीब एक खबर वहाँ पर छप जाती है या एक र्यूमर आ जाती है कि भाई क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है। जो जो स्टेज नंबर 1 के कैंसर है उन पर भी ये काम नहीं कर रही है। इससे उसका दिल टूट जाता है, और जैसे उसको पता चलता है कि क्रेबियोजोन काम नहीं कर रहा, आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह उसको ये खबर मिलती है, शाम को 3 बजे तक उसको 4th स्टेज के वही लंप दोबारा डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। न कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड नहीं, फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, 4th स्टेज, और उतने ही बड़े लंप पैदा हो जाते हैं। वो दौड़ता हुआ फिर अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर वेस्ट उसको देख रहे थे, और डॉक्टर वेस्ट से कहता है कि देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है कि नोटिस कि आपका क्रेबियोजोन काम नहीं कर रहा, और ये सच बात है, इसका आप काम नहीं कर रहा है, बिकॉज माई कैंसर हैज़ कम बैक। लेकिन डॉक्टर वेस्ट जानता है कि यार सबके लिए ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए काम कर रहा है। तो वो समझ गया कि इसमें क्रेबियोजोन का कोई लेने देना नहीं है। वो उसके साथ एक मैजिक खेलता है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, कहता है कि मिस्टर राइट तुम ठीक कह रहे हो कि क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि किसी पे भी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो इंजेक्शन मैंने आपको दिया था वो सबसे पहला मॉलिक्यूल था, बैच था, और वो इफेक्टिव था। उसके बाद वो कंपनी इस इंजेक्शन को प्रॉपरली नहीं बना पाई, और अच्छी बात यह है कि वो इंजेक्शन अभी मेरे पास एक और रखा है। कहते हैं कि मिस्टर डॉक्टर वेस्ट अंदर गए और उन्होंने पानी का इंजेक्शन भरा, डिस्टिल्ड वाटर, और ये कहते हुए कि लो अब ठीक हो जाओगे, और वो इंजेक्शन लगा दिया। यू वॉन्ट बिलीव 48 आवर्स के बाद उसका दोबारा चेकअप किया गया, पाया गया कि इस आदमी को कोई कैंसर नहीं था, वो सब कुछ पूरी तरह से क्योर हो चुका था। लेकिन गड़बड़ यहीं नहीं रुकी, उसको वहाँ रेगुलरली आना था। उसके करीब 1 साल के बाद एक फाइनल रिपोर्ट क्लोजर की दी गई कि क्रेबियोजोन मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, हमसे कभी ये नहीं बना, कंपनी ने या साइंटिस्ट ने मान लिया, और ये रिपोर्ट फिर एक बार मिस्टर राइट को मिल गई। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? मिस्टर राइट को उसी टाइम कैंसर 4th स्टेज में आया, और 5-6 घंटे के बाद वो कैंसर पूरी तरह से फट गया, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एंड मिडनाइट से पहले उस आदमी की मृत्यु हो गई। दिस इज़ द पावर ऑफ योर थिंकिंग। जब आप लोग मान लेते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, याद रखिएगा उनका बिलीफ सर्टेनिटी में बदल चुका है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है जीशान साहब के सिर्फ हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए, ये तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना।
जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आ गई कि अब मैं नहीं बचूंगा, इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन में एक सर्टेनिटी पड़ गई। ये सर्टेनिटी मत पड़ने दीजिए नेगेटिव चीज़ों के लिए। मैं लोगों से यही कहता हूँ, इस सर्टेनिटी को बदल सकते हैं। कल मेरे लिए, आपके लिए सूरज निकलेगा, आप भी सर्टेन है, मैं भी हूँ। पानी हमारे लिए कल भी मीठा रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कल भी हवा चलेगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कल भी फसलें हरी रहेंगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कल भी ये बागों में फल फूल आएंगे, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इतनी सर्टेनिटी अगर है तो एक सेंटेंस और बोल दो ना कि आई विल बी रिमेनिंग हेल्थी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक एंड यंग, एंड इमीडिएटली आपका माइंड यस 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 करते हुए टक से आपने एक सेंटेंस उसमें घुसा दिया एंड एक सर्टेनिटी और क्रिएट हो गई। एक पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिविटी आ गई। और यही तो माइंड की प्रोग्रामिंग है। और ये होता ही है, डेली बेसिस पे होता है। चीज़ों से पहले हम अपने आप को हरा देते हैं, कुछ फेस करने से पहले। कई से हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग और ऐसे कई सारी बुक्स है जिसमें बताया गया है कि मैक्सिमम बीमारियां होती नहीं है, हम क्रिएट कर देते हैं। या फिर 95% टाइम जो थॉट आपको आ रहे हैं, जो वरीज आपको आ रहे हैं, वो होने वाले नहीं है, बट हम उसको सिर्फ बना के उससे परेशान हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन अभी एक्चुअली इससे ये निकल रहा है कि यार जब भी इंसान, हम लोग डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, हम नेगेटिव फेज में जाने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मतलब मैं कई बार ट्राई करता हूँ बहुत वो टाइप में करना क्या चाहिए जब आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, या आपको ख़राब फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या फिर डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है? देखिए, सिंपल सी बात यह है, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपके दर्शकों के लिए भी। जब भी लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। 3 तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं और उनकी बॉडी मैं पढ़ लेता हूँ। आप किसी भी अगर आप एक NLP एक्सपर्ट हैं तो लोग बोल क्या रहे हैं और उनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आप उनके वर्ड्स को भी ना जाएं। अगर वो सिंपली शो कर रहे हैं अपने पैटर्न को तो समझ सकते हैं कि अब ये किस पैटर्न में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी लोग ये कहेंगे कि आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि अपने ऊपर से ऐसा लगा बलून बनाकर बात करेंगे, आई एम ए बिग प्रॉब्लम, तो समझ लीजिए ये बहुत ही खतरनाक है। ये आदमी इस समय ये परसीव कर रहा है कि वो एक प्रॉब्लम के बीच में फंस चुका है जहाँ से वो निकल नहीं सकता। ये डिप्रेसिंग ही नहीं है, ये सुसाइडल है। यह पैटर्न याद रखेगा, इमीडिएटली उसको एंग्जाइटी भी देगा, उसके कोर्टिसोल के लेवल को ऊंचा लेकर जाएगा, उसकी नींद को ख़राब करेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन भी देगा और उसकी बॉडी में थकान भी आएगी। इतना ही नहीं, वो पैनिक में भी जाएगा बिकॉज अब वो फंस चुका है और वो यही वर्ड बोलेगा कि यार मैं फंस गया हूँ, आई एम इन स्टक स्टेट, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं करूँ क्या। यानी कि और यहाँ पर उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो ये है कि वो अपने फ्यूचर को नहीं देख रहा है। फ्यूचर को देखना होप क्रिएट करना होता है। दूसरी चीज़ होती है, जीशान साहब, वो जब माथे पर हाथ लाता है, आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, तो वो आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम की जगह वो कह रहा है आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी कंसोलेशन ये है कि अब वो एक प्रॉब्लम के अंदर नहीं है बल्कि ही इज़ फेसिंग ए प्रॉब्लम। बट अभी भी उसके साथ अगर आप देखेंगे तो हाथ खुलेंगे ऐसे, आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम सीम्स टू बी बिगर देन द साइज ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये अभी भी फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये अब थोड़ा सा बाहर है इस प्रॉब्लम के। और एक तीसरी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी बता देता हूँ। सोचिए कि वो जो प्रॉब्लम है वो आप एक गिलास वॉल के परे देख रहे हो, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर एक कमेंटेटर की तरह यहाँ पर बैठे हुए, आपके परे आपके सामने गिलास वॉल है और गिलास वॉल के परे एक फील्ड है जिसमें आप उस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, ठीक है ना। और अब उसके साइज़ को छोटा करके इमेजिन करो कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है और आप एक बटन दबाकर उसके साइज़ को, जो आप गिलास वॉल के परे आप फेस कर रहे हो, नाउ यू आर हियर एंड योर इमेज इज़ देयर, सिर्फ इतना सा कर लो कि उसके साइज़ को छोटा कर दो। और अब आप एक छोटा सा काम करो, इसे अनकॉन्शियस मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ NLP। मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कल पॉडकास्ट सक्सेसफुल करने हैं तो मैं जीशान साहब की वीडियो को देखूंगा और मैं देखूंगा कि ये बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, ये बीच में कैसे अपने बिलीफ को ले लेते हैं या किस तरह से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बनाते हैं। अगर मैं उनको कर लेता हूं तो निश्चित रूप से मैं आपको मॉडल कर रहा हूं, यानी कि कॉपी कर रहा हूं इन अदर वर्ड्स। तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग करवाइए कि अगर यही प्रॉब्लम वो आदमी जो सामने आप अपने आप को देख रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है या कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है कि करनी, इमेजिन करिए कि आप अपने चेहरे को हटाइए और अपने किसी रोल मॉडल के चेहरे को देखिए कि वो अगर इस प्रॉब्लम में होता तो कैसे सॉल्व करता। अगर ये प्रॉब्लम रतन टाटा जी को हो जाती तो वो कैसे सॉल्व करते, तेंदुलकर्स को हो जाती, धोनीज को हो जाती, मोदीज को हो जाती, या फिर विराट कोहली को होती, या फिर कोई और आपके रोल मॉडल हैं, आपके देवी देवता हैं, जो भी जिनको आप ऑलमाइटी हैं,
अगर वो कोई फरिश्ता है जो इसको आप मान, वो कैसे इसको सोल्व करते? अगर आप इसे 2-3 मिनट के लिए करेंगे तो सडनली यू विल फाइंड नॉट ओनली द रिलीफ बट ऑल्सो यू विल फाइंड द सोल्यूशन, कि वो 5-6 सोल्यूशन बताकर जाएंगे। आपका माइंड इस तरह से काम करता है और आप उस स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे। और डे टू डे की प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो याद रखिएगा, जितना कोर्टिसोल, जिसको आप डिजीज़ केमिकल कहते हैं, स्ट्रेस केमिकल कहते हैं, कोर्टिसोल, जितना कोर्टिसोल हमें एक कोबरा को देखकर मिलता है ना सामने, डर की वजह से, याद रखिएगा जब आप आराम से बैठे हैं और सोने जा रहे हैं और सडनली आपके जो नोटिफिकेशन आता है ना व्हाट्सएप का या फेसबुक का, और वो जो आवाज़ होती है आपके मोबाइल की, अभी अगर वो आप एक किताब पढ़ें जिसमें उसकी बात करी है, जापान का कौन सा टापू है जहाँ पर बहुत सारे लंबे उम्र जीते हैं, ठीक है ना, एक गाँव राइट, ओकिनावा, एक ही गाय बुक में बताया, हाँ, ठीक है ना। तो उस किताब में मैं पढ़ रहा था कि उतना ही कोर्टिसोल आपका अब इतना इससे निकल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है ना। आप जीतेगा कौन, इसको बेल क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिल गई, ठीक है जी, चिल्ला रहे हैं, आई मीन एंकर्स, हम पूरी तरह से ट्रिगर हो गए स्ट्रेस में रहने के, हर टाइम स्ट्रेस आ रही है। हमारे बच्चे इस स्ट्रेस की वजह से बोने होते जा रहे हैं, इसे साइको ड्वार्फिज्म कहते हैं। हमारे जो बच्चे आज, आप उनको सोशल आई मीन साइकोलॉजिकल इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए कि वो अपने जो उनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो उनकी लंबाई बढ़ाता है, वही नहीं निकल रहा है, बिकॉज वो निकलेगा भी नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी आप मोबाइल की बात की हमने, आजकल हम लोग सब मोबाइल घिरे हुए हैं, लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हिसाब से हो रहा है आजकल? तो अच्छी बात यह है कि हम एक तरह से एक सिक्योरिटी में जीते हैं इस समय। मान लेते हैं कोई कहीं गड़बड़ हो जाए किसी के साथ तो हमें एक खबर मिल जाएगी। पहले तो ये होता था कि अगर मुझे मुंबई आना है दिल्ली से, या मुझे कहीं किसी सिटी में जाना है, तो मेरे पास ज़्यादा एक टेलीग्राम हुआ करता था जो फास्टेस्ट था, वो भी 24 घंटे लग जाते थे कई बार वो मिलता भी नहीं था, ठीक है ना। और या फिर हम टेलीफोन ढूंढते थे। अब ऑन द स्पॉट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। पर यहाँ से एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई कि अब हमारे माइंड के अंदर हमेशा एक आवाज़ चलती रहती है, अरे कोई व्हाट्सअप तो नहीं आएगा, देख लेते हैं, अरे यार कोई खबर तो नहीं है, देख लेते हैं। और किसी ने मान लेते हैं पुरानी खबर छोड़ रखी कि ये काम कल होगा, आई मीन कल ये होगा देश में, तो अब हम इंतज़ार करें कि ये हुआ नहीं हुआ। तो एवरी टाइम यू आर प्लेइंग विद दिस बॉक्स कॉल्ड मोबाइल, एवरी टाइम 24/7 यू आर एंगेज्ड डीपली, इससे जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या हो रहा है कि जो आपका क्वालिटी थिंकिंग थी, वो क्वालिटी थिंकिंग अब आपकी लाइफ में नहीं, आई मीन कम होती जा रही है। दूसरी बात, इसका बड़ा नुकसान ये होगा कि यू आर अपने आप में इतना खो गए हैं कि जो आपकी एक क्वालिटी रिलेशनशिप थी बैठने की लोगों के साथ, जो आपका एंडोर्फिन निकलता है, वो हमेशा अपनों के साथ बैठकर हंसने से, खेलने से, टच करने से, एक दूसरे के ऊपर ताना मार के हंसने से निकला करता था। और एंडोर्फिन हमारा पेन किलर है। याद रखिएगा, जब से मोबाइल आया है, तब से CFS यानी कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, थकान लोगों की महसूस हो रही है, बिकॉज आपका एंडोर्फिन लेवल कम हो गया है। ये इसका नुकसान भी है। जब भी मैंने भी नोटिस किया, अगर बहुत टाइम तक आप मोबाइल देख लो, उसके बाद ना एक अजीब सा गंदा फील होता है, आप गंदा सा फील करते हो, एक पता नहीं वो क्यों होता है, बट मैंने नोटिस किया हूँ जब भी मैं ज़्यादा टाइम तक मोबाइल यूज़ कर लेता तो एकदम फैटीग सा, और एकदम, जबकि मैंने कुछ काम नहीं किया हो, मैंने कोई मेहनत नहीं की हो, बट फिर भी मैं थका हुआ और हारा हुआ फील करता है। अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि ब्रेन शायद थक जाता है इतनी सारी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके ब्रेन को हर टाइम काम करने के लिए दो तरह के केमिकल होते हैं। दे टॉक विद द केमिकल्स, जिसको हम डोज केमिकल कहते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। जिसको डोपामिन जब भी निकलता है तब निकलता है जब हम बड़े गोल्स को ये देखते हैं कि वो गोल्स पूरे हो रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को समझना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए काम करेगा जिनका डोपामिन लेवल ठीक होगा। डोपामिन लेवल का मतलब है कि जब आप अपने गोल्स को देखना शुरू करते हैं, कल आप देखें कि आप आने वाली जनरेशन के लिए ये बनाएंगे, ठीक है ना, पापा के लिए ये करेंगे, मम्मी के लिए ये करेंगे, स्पाउस के लिए मैं ये करूँगा। और जब आप उसकी प्लान करते हैं और प्लान करते हुए जो वो आपके फ्रेम्स बनते हैं, इससे आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात है ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, यानी कि जब आप लव केमिकल इसको कहते हैं, जब आपको जुड़ने की तमन्ना होती है लोगों के साथ, एक दूसरे से मिलके ऐसा लगता है कि पहले गले मिलते हैं, ठीक है ना, बिकॉज यू वांट टू रिलीज़ इट। बच्चा इसको हमेशा सबसे ज़्यादा जीता है। इसलिए एक छोटे बच्चे को आप देखेंगे,
अगर आपका छोटा सा बच्चा है तो अपने दादाजी को कहेगा, दादू आप फ्री हो गए तो चलो अब खेल लेते हैं। दादू कहेंगे नहीं बेटा मैं बिजी हूँ। बिजी तो नहीं हो, खेल लेते हैं। अच्छा दादू खेल लेते हैं, मैं हार जाऊंगा तुम खेल लो। तो यानी कि ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय द टुगेदरनेस एट दैट टाइम। तीसरा है हमारा एस फॉर सीरोटोनिन, ये हमारा हैप्पीनेस केमिकल है। अगर ये रिलीज नहीं हो रहा है आपके माइंड में तो आपके पास कितनी भी गाड़ी बंगले रिलेशनशिप हैं, आप दुखी रहेंगे, क्योंकि वो तो हैप्पीनेस केमिकल का नाम ही सीरोटोनिन है। और चौथा है हमारा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन की खास बात ये होती है कि जो मॉर्फिन का इंजेक्शन होता है, जिसे लगाकर आदमी का अगर मांस भी काट दिया तो दर्द नहीं होगा, उससे भी कई गुना अधिक हमारा ये पेन किलर है। कमाल की बात ये होगी कि जब हम मोबाइल देखते हैं उस समय हम इन केमिकल्स के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि चलो कोई कॉमेडी शो आ गया थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर हम हंस लिए, फिर आपने कुछ और देख लिया, वहाँ पर आप पता ही नहीं कि आप कन्फ्यूजन में देख रहे हैं, कॉन्शियसली देख रहे हैं। जब आपने कहा ना कि अच्छा सा नहीं लगता, याद रखिएगा जब भी आप देर तक मोबाइल या टीवी देखेंगे आपको एक ही इमोशन आएगी, वो है गिल्ट। यार मैंने क्या करा इतनी देर तक, ठीक है ना। और कई बार ऐसे रख के कहेंगे यार अब मैं क्या करूं। तो यानी कि अब 2-3 मिनट तो आपको ये समझ में आना है कि मैं जोन में आ जाऊं, पहले मैं दुनिया में हूं या नहीं हूं। वो कहीं और ही चले गए। वो ट्रांस में ले जाते हैं और उस ट्रांस में बेसिकली आपके जो पॉजिटिव केमिकल्स बॉडी के अंदर रिलीज होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। वो तभी होंगे जब आप कॉन्शियसली, मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि लाइफ इज़ एज सच अनइंटरेस्टिंग। लाइफ अनइंटरेस्टिंग है, आपको ये हर पल इंटरेस्टिंग बनानी होगी अच्छा, नई नई चीज़ों से। तो जब आप अपनी बॉडी के केमिकल्स को रिलीज करेंगे पॉजिटिव, तो वही आपका मोमेंट है। और अगर आप उन पलों में नहीं हैं तो यू आर नॉट लिविंग द लाइफ, यू आर जस्ट लिविंग द लाइफ सेंटेंस रादर। राइट, वेरी वेरी वेल सेड सर। इसको ये एक्चुअली कॉमन है, मोबाइल एडिक्शन काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इससे रिलेटेड हम NLP का कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो व्यूवर्स आज से या मैं आज से करना चालू कर दूँ कि यार मोबाइल हम ना यूज़ करें और रेदर देन बेटर चीज़ों की तरफ जाए। तो कुछ ऐसा 2-3 चीज़ें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की आपको क्रेविंग होती है, चाहे वो खाने की हो रही है, किसी से मिलने की हो रही है, किसी से लड़ने की हो रही है, मोबाइल की हो रही है। आपके ब्रेन के अंदर 3 ही मैसेंजर हैं। या तो आपके अंदर एक कोई आवाज़ आती है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। जब किसी ने आपने कहा कि कभी लोग कहते हैं यार मैं नहीं बचूंगा, तो उन इंटरनल साउंड क्रिएट होगी, ठीक है ना। किसी को आपने देखा और एकदम से कहा यार अच्छा लगा, आदमी लग रहा है। किसी से आपने 2 मिनट बात करी, अंदर से एक आवाज़ आ रही बेकार आदमी है। याद रखिएगा जो भी आपकी इंटरनल वॉइस है, अगर आप उसको एक बार पढ़ना शुरू कर दें तो देखिएगा पहली चीज़ होगी, जो ऑडिटरी लोग होंगे, जो आवाज़ वाले लोग हैं, उनके अंदर एक आवाज़ आती है यार ये काम मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इन लोगों को आवाज़ आती है यार मोबाइल में देखता हूँ कोई आ गया, शायद कोई नोटिफिकेशन आया, शायद कोई वीडियो आ गई होगी, यार कोई मैसेज तो नहीं आ गया। ये वो लोग हैं। अगर ये वो चाहते हैं कि इससे पीछा छुड़ाएं तो ऑडिटरी लोगों को अपनी साउंड्स को बदलना होता है। फॉर एग्जांपल वो साउंड आ रही है और अगर वो अफर्म करना शुरू कर दे, जिसको आप अफर्मेशन कहते हैं, और कि वो साउंड मान लेते हैं आ रही है यहाँ पर, कुछ देखते हैं टीवी मोबाइल में, और वो कहते हैं यस कुछ देखते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ देखते हैं थोड़ी देर बाद। अगर इस आवाज़ को वो 50 बार अभी कर लें, मुश्किल से 50 सेकेंड लगेंगी, क्योंकि 1 सेकेंड में एक बार कर लें, जल्दी जल्दी जल्दी, तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली आप 50% टाइम देना शुरू कर देंगे। बिकॉज जैसे ही वो साउंड आएगी, अभी देखते हैं तो एकदम से वो कहेगा थोड़ी देर बाद, मोबाइल देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब आप यू आर नॉट मोटिवेटेड। जब मैं कई बार कहता हूँ कि तुम्हें खाने की इच्छा होती है, आइसक्रीम नहीं छूटती है, नहीं, मैं कहता हूँ आइसक्रीम तुम रखो और खा लेना, अपने माइंड को कह दो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब पीक आ रहा है आपकी सलाइवरी ग्लैंड का, यानी कि पानी जब पीक पर निकल रहा, तब नहीं खाना। सिर्फ 10 मिनट देखते रहो इसको, डिले, और 10 मिनट के बाद जब उसका क्लाइमैक्स आ चुका है और अब आपकी सलाइवरी ग्लैंड शांत हो रही है, बर्नआउट का ख़त्म हो गया, मैं कहता हूँ अब खा लो। आप कहेंगे कि यार मेरी तो इंटेंसिटी कम होगी। यार 20-25 दिन कम करते रहो इंटेंसिटी, एक दिन छूट जाएगी शुगर आपकी, फ्री हो जाओगे इस जहर को जो खा रहे हो। शुगर तो एक और ये सब मिल्क प्रोडक्ट तो कई बार इतने नुकसान करते हैं। अब दूसरी बात, लोग होते हैं जो विजुअल लोग होते हैं, उनके अंदर विजुअल चलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मैसेज उनके लिए दिखाई दे रहा है, किसी आदमी का फोटो दिखाई दे रहा है, कभी आप भी देखिएगा। इन लोगों को याद रखिएगा, ये बहुत तेज से काम करते हैं। विजुअल एकदम से फ़ोन उठा लेता है। मैं विजुअल भी हूँ और ऑडिटरी भी हूँ, अच्छा ठीक है ना। मैंने अपनी तीनों सेंसेस को NLP से बढ़ा लिया था, फीलिंग वाला भी हूँ। पहले मैं सिर्फ विजुअल ही था, किसी भी चीज़ को देखकर उसी में घूमता रहता था, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तीनों सेंसेस को फिर बैलेंस किया। तो जैसे ही मैंने देखता हूँ कि जब भी मैं मोबाइल उठाता हूँ तो कई बार साउंड से पहले पिक्चर आ जाती है, यार उसका तो मैसेज नहीं आ रहा, यार वो तो नहीं कुछ भेज रहा,
यार वो इस ग्रुप में तो जो वो देखते हैं अभी मेरी लीड कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है ना, तो वो विजुअल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इन विजुअल्स को स्विच कर लें, यानी कि आप इमेजिन करें कि वो विजुअल यहाँ है, उसे एकदम से तेज से हटाएं और यहाँ पर अपना विजुअल हंसते हुए देख लें और कह रहे हैं थोड़ी देर बाद, तो जैसे ये विजुअल आएगा आपने इसको एकदम से ट्रिगर कर दिया। जैसे मैं मान लेते हैं मैं आपकी कार के पीछे एक डब्बा एक रस्सी से बांध दूँ, जहाँ कार जाएगी तो डब्बा तो जरूर जाएगा जब तक आप तोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब है ये डब्बा इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कार जब तक आप इस रस्सी को नहीं तोड़ेंगे, राइट। सो जैसे ही आपको ये विजुअल आ रहा तो दूसरा विजुअल भी आ रहा है एंड सडनली विल कम आउट ऑफ इट। और ये हर पेरेंट्स को NLP इसलिए सीखनी चाहिए कि वो कम से कम बच्चों की लाइफ बचा लें, क्योंकि टीनेज में जो उनके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो रहे हैं मोबाइल की वजह से। तो ये दो तरीके आपने, मतलब एक ऑडियो है और एक विजुअल है, और शायद थर्ड भी आपने, थर्ड है बेसिकली फीलिंग। ओके। फीलिंग में कई बार एकदम से फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है बॉडी हिल रही, एकदम से फीलिंग आती है। फीलिंग का मतलब ये होता है कि आप उस फीलिंग को देखें। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ही कहा कि भाई अगर आपको बर्गर खाने को मन करता है और आप जानते हैं कि बर्गर खाते रहें और ये पिज़्ज़ा खाते रहें तो आपकी सारी आर्टरी चौक होनी है या ये नुकसान देगा, तो आप डिले करें उसको, सिर्फ आप अपनी बॉडी को देखते रहें। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि सिगरेट छुड़ाना बहुत मुश्किल नहीं है, ये उससे ईजी है कि जैसे आपने गिलास को इधर से इधर रख दिया। वो कहते सर कैसे, स्मोकिंग करना इतना ईजी है। मैंने कहा स्मोकिंग करते हुए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को देखो और सडनली आप पाओगे कि आपको या तो होठों पे गर्माहट आ रही है, होठ सूख रहे हैं, या गले में खुजली सी लग गई है, या पेट में बटरफ्लाई है। और जो भी अब आपकी फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरा होठ इस टाइम जल रहे हैं और एकदम से फील या फोटो आपको दिखाई दे रहा है सिगरेट का पैकेट का, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ इसी पर निगाह रखें कि ये जो जल रहे हैं होठ धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ लग रही है, बटरफ्लाई मानो शांत हो रही है। क्योंकि कोई भी इमोशन, याद रखिएगा जीशान साहब, कोई भी इमोशन जो क्रेविंग की है, चाहे किसी को गोली मारने की या किसी को प्यार करने की, दे आर नॉट परमानेंट। परमानेंट हुआ करती तो हम एक ही इमोशन को ज़िंदगी भर प्रोग्राम कर लिया करते। मेरे पास लोग आते, मैं प्रोग्राम कर दिया करता कि ज़िंदगी भर खुश रहोगे, नहीं, दे आर वेरी इम्परमानेंट। अभी एक इमोशन आएगी किसी के लिए, बदल जाएगी, दे आर इम्परमानेंट। तो बेसिकली जब ये पीक पर आते हैं उस समय हम गड़बड़ करते हैं। मुझे किसी पर गुस्सा आया और गुस्सा पीक पर गया तो मैं एकदम से उसको उसको कोई ना कोई बदला लूँगा, लेकिन 3 घंटे के बाद अगर मेरी वाइफ ने मुझे समझा दिया, मेरे बच्चों ने समझा दिया, पता चला इमोशन खत्म होगी, अरे यार मैं तो अच्छा हुआ कि ना उसे। तो याद रखिएगा जैसे ही आपको क्रेविंग होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो मोबाइल देखने की है, चाहे वो खाना खाने की है, उस समय आप सिर्फ एक काम करें, अगले 15-20 दिन तक अपनी क्रेविंग को ऑब्जर्व करें। जब आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, पैनिक आ रहा है मोबाइल उठाने के लिए, वो आ कहाँ रहा, तो आप पाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि छाती भारी हो रही है। तो प्रॉब्लम मोबाइल की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी छाती में एंग्जाइटी रुकी हुई है। कई बार लोग कहते हैं कि सर में भारी सा हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ करना है, तो इसका मतलब है मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका लिकर भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस समय आपके पास कोई एंग्जाइटी चल रही है जिसको आप हैंडल करना नहीं जानते, और ये इजीली हैंडल हो जाती है। NLP की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे एक चीज़ जैसे करना है, कभी कभी मुझे वैसा लगता है भारीपन लगता है कई बार, कुछ है ना, यूजुअली मैंने देखा हूँ कुछ काम रहता है, कोई काम करना रहता है, आई डोंट नो, मेरा शायद मन कर रहा है, मेरे को लगता है मैं ऐसे लड़ रहा रहता हूँ अपने आप से कि मेरे को करना है नहीं करना है, और फिर है ना वो चीज़ थोड़ी भारीपन देने लग जाती है, मुझे ऐसा होता है। तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कभी भी आप दोनों पार्ट को हाथ पर रखा करो। हाँ, ठीक है ना, एक पार्ट कह रहा है इस काम को कर लो, हाँ, एक पार्ट कह रहा है इस काम को कर लो, हाँ, एक पार्ट कह रहा है छोड़ो अभी नहीं करते। हाँ, याद रखिएगा इसकी भी पॉजिटिव इंटेंशन है, जो ये कह रहा है कि कर लो, इसकी पॉजिटिव इंटेंशन है कि भाई ये आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। हाँ, ये पार्ट कुछ कह रहा है कि नहीं अभी तुम तैयार नहीं हो, या डिले कर लेते हैं, अभी तो मज़ा आ रहा है बैठकर एसी में, या कल कर लेते हैं, कोई साउंड बिना मतलब आ रही है। आप कुछ ना करें। जीशान साहब, मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपके पास 2 थॉट हैं, एक कह रहा है सिगरेट पियो, एक कह रहा है मत पियो, एक कह रहा है इस काम को करो, एक कह रहा नहीं करो, आप अगर किसी को भी हराएंगे विल पावर से तो हारेंगे तो आप ही ना, क्योंकि पार्ट तो दोनों आपके हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर राम सर मुझे आज शराब पीने का मन कर रहा था, मैंने विल पावर लगाई और आज मैंने शराब नहीं पी, मैं एक विनर हूँ। मैंने कहा तुम सबसे बड़े लूज़र हो। अच्छा। जिस आदमी को तुमने हराया है, जो शराब पीने वाला था, वो भी तो तुम ही थे, और तुम अपने आप को हरा कर कैसे विजेता बन सकते हो जब तुम खुद को हरा रहे हो? तो वो कहता है कि ये कॉन्सेप्ट फिर आपने कहाँ से दिया? कई बार लोग कहते हैं विल पावर, मैं कहता हूँ विल पावर नहीं होती। याद रखिएगा, विल पावर ये वर्ड ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसे मैं
अगर टाइम दोगे तो बताऊंगा। तो इसमें आपको ये करना है कि इसकी इंटेंशन ये कह रही है कि इस काम को करो, ये कह रहा है इसे, तो इससे बात करनी होती है कि भाई तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, और ये आपको कुछ बताएगा। वो कहेगा कि यू आर नॉट प्रॉपरली रेडी नाउ, और अगर आप इस काम को करेंगे तो दूसरा काम छूट जाएगा। तो आप उसकी इंटेंशन को सुने, और सडनली आप पाएंगे कि आप ही की आवाज़ है वो, किसी और की नहीं। और जैसे आप उसको रिजोल्व करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसके इशू को समझेंगे, याद रखिएगा ये क्रिटिक भाव होता है हमारे अंदर, स्टॉपर होता है ये। इसका मीनिंग ये नहीं होता है ये आपको रोकना चाहता है, इसका मीनिंग ये सिर्फ ये होता है कि ये आपको कुछ और भी बताना चाहता है। कई बार आप देखिएगा, ये बच्चों से देखिएगा या आप किसी और से, वो कहते हैं कि जैसे ही मैं केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करता हूँ सर ऐसा लगता है फिजिक्स भी पढ़नी चाहिए, फिर मैं ये उठाऊँ कि ये उठाऊँ, तो कुछ भी ना करें। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एकदम से ये ख्याल आ रहा है यार मैथमेटिक्स भी नहीं किया मैंने, तो आप एक कागज़ पर लिख लो कि ये जो थॉट आया है इसे मैं 2 घंटे बाद एड्रेस करूँगा। अब ये थॉट शांत होकर बैठ जाएगा। ये थॉट उस बच्चे की तरह है जो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहता है। ये सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन को आपने, एक ब्रेन सेल्स में पड़ी हुई मेमोरी को तो आप एड्रेस कर रहे हैं, उसे तो प्यार कर रहे हैं, तो दूसरा बच्चा फिर परेशान नहीं होगा कि आप बड़े बच्चे को कहानी सुनाते, मुझे क्यों नहीं सुनाते पापा। ऐसा कई बार होता है। मुझे पता है कि ये बात ना इतनी बड़ी नहीं है, और है ना वो छोटी बात है। वो जैसे कुछ भी जो छोटी सी चीज़ है, मैं अपने आप को डायरेक्टली समझाने लगता हूँ कि यार ये तो छोटी सी चीज़ है, क्यों इतने टेंशन ले रहा है, काम कर। बट वो फिर है ना मेरे बीच में जगल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अंदर से फिर है ना वो फाइट कर रहा रहता हूँ। मैं वो इमोशन फील करना चाहता हूँ, लेकिन वो इमोशन को मैं पहले ही दबाने की कोशिश कर रहा रहता हूँ। और मुझे लगता है शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिसके जैसे ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, राइट? इसे इनर कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अच्छा। हम एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पर आपको हर आदमी इसी इनर कन्फ्लिक्ट का शिकार मिलेगा। शाम को वो वायदा करेगा, एक ये मोटिवेशन का लेक्चर सुन के कि कल से मैं योगा करूँगा, कल से मैं दौड़ लगाऊंगा। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएगा। पहले तो अलार्म खरीद के लाते थे 60-70 रुपये का, ठीक है ना, और लोअर वोअर खरीदेगा। और जो सुबह जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा, अगला एकदम से पार्ट क्या कहता है माइंड का, कल उठेंगे। इसका मतलब ये है कि एक पार्ट ये कह रहा है इस काम को कर लो, एक कह रहा नहीं करो। याद रखिएगा हर जगह हमारे साथ यही है। इस रिश्ते में जाना है, थोड़े दिन बाद नहीं जाना है, ठीक है ना। इस काम को करना है, थोड़े दिन बाद आप कहते हैं यार मैं 15 दिन तक काम करता हूँ, फिर मोटिवेशन गायब हो जाता है। क्योंकि आप इनर कन्फ्लिक्ट को तो आपने रिजोल्व नहीं किया, आप तो 2 जगह बटे हुए हैं। एक अगर रस्सी आपको ईस्ट में खींच रही है और दूसरे हाथ को वेस्ट में खींच रही है एक रस्सी, तो मैं कितने पार्ट्स में बटूंगा? 2 पार्ट में बट गया ना मैं। तो याद रखिएगा हम सब डिसइंटीग्रेटेड वर्ल्ड के साथ रह रहे हैं। इंटरनल वर्ल्ड में हम डिसइंटीग्रेटेड है, बाहर के वर्ल्ड में एक दिखाई देते हैं। NLP यही सिखाती है कि अगर आपको अपने इस इनर कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है, एक पार्ट कहता है कि डॉक्टर के चलो बीमार हो गए, और दूसरा पार्ट आपको बीमार भी कर रहा है। वो दोनों पार्ट आप ही के हैं, याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब बीमार लोग होते हैं वो आप बीमार नहीं हैं। बेसिकली एक पार्ट जो बीमार आपको कर रहा है वो आपको कोई मैसेज देने जा रहा है कि आप कोई गलती कर रहे हो, आपको कोई गिल्ट है, आपको कोई बेचैनी है, उस बेचैनी को ठीक करो। इसीलिए जितनी भी बीमारी हमारी लाइफ में आती हैं जीशान साहब, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए आती हैं। इसीलिए कहा जाता है डिजीज़ इज़ द बेस्ट मैसेंजर। पर हम क्या करते हैं, वी शूट द मैसेंजर। इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग कि ये बीमारी क्यों आई है, हम सिर्फ एक केमिकल खाना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोलियाँ नहीं खानी है, बिल्कुल वी हैव वंडरफुल ब्लेसिंग्स के हमारे पास डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी है और दूसरे हैं। लेकिन आपको उससे उस इमरजेंसी को हैंडल करने के बाद इंटीग्रेट करना है खुद के साथ, अंदर जाना है कि आखिर ये मेरी बॉडी ने ये डिसीजन क्यों लिया। अब तक उसके पास ये बीमारी नहीं थी, आज ये बीमारी क्यों आई? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है। और मैं अपने बैच में यही पूछता हूँ, 150 से 200 लोग एक बैच में होते हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आज रात को सिर्फ ये पूछो कि आपको ये जो बीमारी आई है, जिसका नाम आपने कुछ भी रखा है, कैंसर रखा है किसी ने उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस रखा, अब से पहले एक समय से पहले ये नहीं थी, अचानक बॉडी और माइंड ने ये डिसीजन क्यों लिया? और आपको आज ही आंसर मिल जाएगा। और आपको पता चलेगा कि आपने सेल्फ वर्थ मार रखी है अपनी, आप अपने आप को प्यार उतना नहीं करते, आपके पास कोई गिल्ट है कि मुझे ये करना चाहिए था, आपने किसी काम को बर्डन के रूप में लिया हुआ है, आप एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, आपकी अपनी सेल्फ इमेज बर्बाद कर दी गई है सोसाइटी के द्वारा। कई बार तुम ये नहीं कर सकते, आपकी पहचान क्लियर नहीं है, आप हैं कौन। जब हम, और आपके बिलीफ सारे आपके नहीं है, एक भी बिलीफ हमारा अपना नहीं होता। जो भी बिलीफ है सोसाइटी ने हमें दिए थे, वो तो साइंस ने थोड़े से अपने दे दिए कि 2 और 2 4 होते हैं, बाकी पैसा अच्छा है या ख़राब है ये तो सर आपको सब सोसाइटी ने दिया ना। आप क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं, ये तो आप एक समय के बाद जब मैच्योर होगे तब अपने आप को समझाना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहले तो सब टीचर ने बताया ना कि आप तो 90% हैं,
अरे ऊपर वाले ने तो मुझे 100% बनाया था मैडम, आपने मुझे 90% बना दिया। और हमने मान भी लिया। क्या मिलते हैं, कैपेबिलिटीज अपनी कम समझने लग गया धीरे धीरे दूसरों के जजमेंट की वजह से। एग्जैक्टली राइट। और मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट, ये सारी प्रॉब्लम का जड़, ऐसा एक बहुत बड़ा जड़ मुझे लगता है कन्फ्यूजन ही है। इतने सालों से काम कर करके, कई सारी बुक्स पढ़ के मुझे एक चीज़ समझ में है, जो इंसान के पास क्लैरिटी है कि वो कौन है, उसको क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम, मतलब जितना एक इंसान क्लियर है उतना ज़्यादा वो चीज़ें अचीव कर सकता है। और जितना एक इंसान कन्फ्यूज्ड है या अपने आप को कन्फ्यूजन में डाल रहा है, उतना वो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है। आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, आपने एक वर्ड बोला कन्फ्यूजन, उसमें 2 वर्ड हैं। चूंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट है, फ्यूजन। तो फ्यूजन वर्ड अच्छा था, लेकिन उससे पहले कौन वर्ड लग गया, CON। कौन का मीनिंग होता बदमाश, ठीक है ना। तो फ्यूजन जो होने वाला था, अच्छी वर्ड, उसके पहले बदमाश लग गया। तो इधर फ्यूजन भी है और बदमाश भी है, तो ये कन्फ्यूजन हो गया। दूसरी बात है, इस कन्फ्यूजन की जो एंटीडोट है वो है क्लियरिटी। अब सवाल उठता है कि क्लियरिटी कैसे बनाए। मान लेते हैं मैं कहता हूँ जी मुझे अच्छा आदमी बनना है। याद रखिएगा, यह एक कन्फ्यूजिंग वर्ड है। अच्छे आदमी की डेफिनेशन आपकी क्या है, विजुअल्स क्या आ रहे हैं, वो अच्छा इसकी क्वालिटी क्या होगी इस आदमी की, ये कुछ भी हमें क्लियरिटी नहीं होती। कई बार हम कहते हैं जिन सर राम सर कुछ बड़ा करना है, तो मैं आज एक आपको हंसी की बात बताता हूँ। मेरे पास 99% लोग एक ही चीज़ लेकर आते हैं, राम सर कुछ बड़ा करना है। अब तो आपने पुरानी मेमोरी तो हटा दी मेरी, अब कुछ बड़ा करना है, अब कुछ नया करना है, अब कुछ बड़ा करना है। तो मैं कहता हूँ कि पता है आप क्या कह रहे हैं, आपको कुछ करना है, और इस कुछ की कोई क्लियरिटी आपके पास नहीं है। लेकिन एक क्लियरिटी है, मैं बताता हूँ आपको। वो कहते हैं सर क्या, कि आपको बचपन में ये कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तुम देखो, इस समय अगर समझ जाओ, तुम नोट कमा सकते हो, तुम एक बढ़िया दुकान खोल सकते हो, तुम खाना बनाना सीख सकते हो 10 दिन के अंदर, बढ़िया कढ़ी चावल बनाना सीख सकते हो जो आपको 2-3 हज़ार रुपये रोजाना कमा देगा। तुम एक कोई नई स्किल सीख सकते हो, तुम YouTube की वीडियो बनानी 15 दिन में सीख सकते हो, उन्हें एडिट करना हो अगले 15 दिन में सीख सकते हो, तुम किसी किताब को पढ़ सकते हो, कर सकते हो ना, सारा कुछ तुम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकते जिसको तुम्हें सोसाइटी ने बता दिया, टीचर ने बताया, पेरेंट्स ने बताया, पड़ोसियों ने बताया, रिलेटिव्स ने बताया, तुम्हारे बॉस ने बताया, और फिर शादी होगी तो बीवी ने भी बताया, तो कुछ नहीं कर सकता। तो तुम कुछ क्यों, जो कुछ वर्ड है इसको छोड़ दो और क्लियरिटी में लाओ कि तुम करना क्या चाहते हो। और उसे करने के लिए एक आउटकम टॉपिक है NLP में, जीशान साहब, उसकी क्लियरिटी इतनी है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उसमें हाउ में मत जाइए, इमीडिएटली वाई पर जाइए, आप करना क्यों चाहते हैं। और वाई भी ऐसा होना चाहिए जो बहुत क्लियरिटी हो। अगर आप अपने किसी वाई को ढूंढ लेना, एक ही सवाल, 2 सवाल होते हैं वाई ढूंढने के लिए, कि अगर मैं इस काम को कर लूँ, अगर मैं पैसे को अट्रैक्ट कर लूँ, तो मेरे आने वाले गेन्स क्या होंगे और मैं किन पेन्स को अवॉइड करूँगा। तो अगर मेरे पास वेल्थ हो तो मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, ठीक है ना, मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा, मेरा बुढ़ापा सेफ रहेगा, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा काम भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है कि अगर मैं पैसा ना कमाऊँ, तो इसमें एक चीज़ और भी होता है कि अगर मैं ऐसे ही रहूँ जैसा मैं हूँ, तो इसके गेन क्या होंगे। कई बार इन गेन्स से हम रुक जाते हैं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। बेसिकली कई बार हम अपनी मिजरीज़ को ही प्यार करने लगते हैं। पीपल लव देयर मिजरीज़, जो उनके संकट है उन्हीं में वो जीना सीख लेते हैं। इस पार तुम हो प्रिय मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, कि यानी कि एग्जिस्टिंग जो डेविल है, इट इज़ बेटर देन अननोन डेविल। एग्जाम्पल इसका कुछ आप दे सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, नॉलेज है, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है। सही बात तो यह है, उनके पास कारण भी है, उनका परिवार है, बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन जो रिलेवेंट है उनके लिए, और इररिलेवेंट वो रोज़ ले रहे हैं। शाम को वो शराब भी पी रहे हैं, बेकार का टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को एक बड़े मुसीबत में डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एक्शन को माइंड तभी तक करता है जब तक उसको वो एंजॉय करता है, यानी कि उन्होंने उस चीज़ को कंफर्ट जोन बना लिया। ये कंफर्ट जोन वर्ड भी बहुत गड़बड़ हो रहा है। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत कुछ इसके ऊपर देना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। कंफर्ट जोन एक बहुत बड़ा वर्ड है जो ये वर्ड बेसिकली हमारे लिए एक षड्यंत्र का काम कर रहा है। अच्छा। जो बाहर के लोगों ने एक किताब में लिख कर दे दिया और हम इंडियंस ने इसे फॉलो कर लिया। ओके। पहली बात समझिए कि हमारा माइंड और सिर्फ कंफर्ट की तरफ जाना चाहता है। एक बात बताइए, जब आप सड़क पार करते हैं और आपको पता है कि उधर जाना इमीडिएटली ज़रूरी है, पर तेज़ी से कारें आ रही हैं, तो विल यू टेक द रिस्क?
नहीं लेंगे और आप डिले कर देंगे। तो हमारे माइंड का सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हम अपने पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और प्लेजर की तरफ जाना चाहते हैं। राइट, एग्जैक्टली। अगर इस टाइम यहाँ एसी बंद हो जाए तो हमें डिस्कम्फर्ट आएगा, हम कहाँ भागेंगे? जहाँ पर ठंडी हवा होगी। ऐसे ही आप करते हैं, यानी कि हमारा सबसे पहला मोटिवेशनल फैक्टर होता है डिस्कम्फर्ट से बाहर आना और कंफर्ट की तरफ जाना। और अब आप मुझे कह रहे हैं, मेरे माइंड के अगेंस्ट मुझे चला रहे हैं, जो माइंड 80 बिलियन न्यूरॉन वाला है, कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तो आप क्या, इसका मतलब है तो आप तो मुझे तो कंप्लीट कंफ्यूज कर रहे हो। कॉन्शियसली आप मुझे कह रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और माइंड ये कह रहा है कि रहना कंफर्ट जोन में, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू कंफर्ट में रहना है। तो इसका मतलब है, अब आप कहेंगे फिर ये क्या गड़बड़ होगी? गड़बड़ ये होगी फ्रेंड्स, जीशान साहब, कि मैं किताब पढ़ता हूँ, आई एम ए गुड रीडर, आपकी तरह। मैं उसकी समरी बनाता हूँ, मैं उसके कोर पॉइंट बनाता हूँ, और मुझे कई बार सुबह से लेकर रात हो जाती है, और मैं कई बार मेरे बगल में खाना वाना स्नैक्स रख के गई है फैमिली, वो याद ही नहीं रहते। मैं इस कंफर्ट जोन को क्यों छोड़ दूँ, जिससे मुझे पैसा मिल रहा, ग्रोथ मिल रही है? मैं दौड़ लगाता हूँ, मुझे कंफर्ट, ये मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं इससे बाहर क्यों आऊँ? मैं किताब पढ़ता हूँ तो मेरा कंफर्ट जोन है। इस समय मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और लोगों का इससे भला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं 10 घंटे तक बोलता रहूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं इससे बाहर क्यों आऊँ? मैं अगर इस पुशअप कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को बना रहा हूँ, तो ये मेरा कंफर्ट जोन है। जब मैं धूप में दौड़ लगा रहा हूँ और अपने आप को एक खूबसूरत केमिकल को निकाल रहा हूँ ताकि मुझे नींद अच्छी आए, तो ये मेरा कंफर्ट जोन है। अब आप कहते हैं नहीं ये कंफर्ट जोन नहीं है। भाई ये तुम्हारी डेफिनेशन है, तो फिर दूसरा कंफर्ट जोन क्या होता है? मैं कहता हूँ यही कंफर्ट जोन होता है। दूसरा बर्बादी जोन है, कि आप पढ़े हो, 8 बज गए अभी फिर भी पढ़े हो, ठीक है ना, 10 बजे तक आप सो रहे हो, आई डोंट केयर, आप लेटे हुए हो। भाई साहब मैं आपको बताऊं, रात के 12 बजे मेरी वर्कशॉप ख़त्म होती है, रात भी 12:30 बजे ख़त्म हुई है। उसके बाद भी मैं 1 घंटे तक नोट्स बनाता रहा। जब मुझे लगा कि सुबह मुझे फ़्लाइट पकड़नी है आपके लिए, तब जो मैं सोने गया, वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। कंफर्ट जोन मेरा ये था कि मैं 8 बजे से लेकर और रात के 12:30 बजे तक पढ़ा रहा हूँ, और फिर 1-1:30 बजे तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस कंफर्ट जोन से अपनी लाइफ बना रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, अपना नाम कर रहा हूँ, किसी का भला भी कर रहा हूँ, और अपनी उम्र को यंग कर रहा हूँ। तो मैं इससे क्यों बाहर आऊँ? लेकिन गड़बड़ क्या कर दिया कि लोगों ने सबकी सुनी, लेकिन कभी उस पर एनालाइज नहीं किया। मेरा कंफर्ट जोन सर ये है कि जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है। और जब मैं बेकार टाइम बर्बाद कर रहा होता हूँ, ऐसे किसी के साथ बैठकर कोई बेकार की बात है, ये मेरा डिस्कम्फर्ट जोन नहीं, ये बर्बादी जोन है। तो देयर आर ओनली 2 जोन, राइट। तो बर्बादी जोन वर्सेस कंफर्ट जोन। राइट, ये डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दो, रीडिफाइन कर दिया कि, और क्योंकि यही तो है, हम कैसे चीज़ों को डिफाइन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। Exactly. और एनएलपी में तो और ज़्यादा है। वही एक्चुअली एनएलपी पूरी लाइफ ही है हमारी, जैसे हम जीते हैं काइंड ऑफ, कि हम कंफर्ट जोन को, आप उन चीज़ों से मत करो जिसमें आपको कंफर्ट आ रहा है, मतलब काइंड ऑफ जो आपके लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है, उसको आप अपना कंफर्ट जोन बना लो या उसको एंजॉय करो, ऐसा कुछ। सिंपल सी बात है, मेक योर वोकेशन योर वैकेशन। इस समय आप पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप इसके लिए, आपके पास पैशन है, राइट। इस समय आपको कोई चीज़ याद ही नहीं आ रही बाकी, राइट, मैं फ्लो स्टेट में, बिकॉज आपने अपने वोकेशन को अपनी वैकेशन बना लिया। यानी कि आपने अपने काम को ही अपनी छुट्टी बना ली, अपना हॉलीडे बना लिया। राइट। आपको ये जरूरत नहीं पड़ रही कि अब यार अब मैं इससे थक गया हूँ। नहीं, द मोर यू आर डूइंग द बेटर यू आर फीलिंग, द मोर यू आर डूइंग द बेटर यू आर फीलिंग, द मोर। जैसे आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, कहाँ थकान होती है? नहीं होती है। राइट। तो व्हाई डोंट यू मेक योर वोकेशन योर वैकेशन, राइट, मेक योर वोकेशन योर कंफर्ट जोन। राइट। इसके ऊपर ना एक मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई बार ना लोग पैशन को लेके भी ना इस चीज़ के ऊपर बहुत डिबेट चलती है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कि मैं ये चीज़ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे ना पॉडकास्ट करना बहुत पसंद आता है, मेरे लिए ये काम नहीं है। जैसे कि अगर मैं 2-3 घंटा 4 घंटा भी करूँगा, मैंने पॉडकास्ट एक्चुअली स्टार्ट ही यही रीज़न से किया था ना, कि ये मेरे लिए कोई एक बड़ी हेक्टिक चीज़ नहीं होगी, बल्कि मुझे मिलने मिलेगा इंटरेस्टिंग लोगों से, सीखने मिलेगा, नेटवर्किंग होगी और कंटेंट बनेगा, और क्या चाहिए। तो सब चीज़ से तो मेरा भला ही भला हो रहा है, तो मेरे लिए ये काम नहीं है। अब कई बार ना लोग इसमें डिबेट करते हैं कि पैशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बोलेगा, थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट अगर एक बंदा बोल रहा है कि मुझे आइसक्रीम खाने में मज़ा आते हैं, वो मेरा पैशन है, आइसक्रीम खाना मेरा पैशन है, बट आइसक्रीम खाने से वो क्या फ्यूचर बना पाएगा? जैसे मेरे लिए ये करना है, लेकिन मैं इससे एक मोनेटाइजेशन का भी तरीका बना के अपनी लाइफ अच्छी कर सकता हूँ। कई बार लोग पैशन में ऐसा घूम जाते हैं और उनको लगता है उससे वो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरी तरह समझ रहा हूँ। हाँ, तो आप उसके ऊपर क्या रिप्लाई करना चाहोगे कि पैशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पैशन ढूंढना चाहिए। अच्छा, पैशन ढूंढने पे कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है
यहाँ पे हाँ सबसे बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार जैसे मैंने बुक पकड़ लिया, बुक मेरा पैशन बन गया, मैं पैशनेट हूँ बुक्स को लेके, तो मैं ना ये ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट आज तक तो लगता है, Very फ्यूचर true. में मुझे नहीं मालूम, Very बट true. अभी तक तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी भर बुक्स पे मैं इतना बिलीव करता हूँ कि ये लोगों की लाइफ बदल सकती है, तो मैं इसको करूँगा, मेरे लिए वो इतना वो नहीं है। बट आपको भी अगर ऐसा कोई चीज़ मिल जाए, जैसे आपको भी मिल गया आपका NLP, आप बोलते पैशनेट उसको लेके, आप कर सकते हो, आप रात में अगर थक भी जाओगे तो भी उसको रात में भी करोगे, आप 2:30-3 बजे तक करोगे उसके लिए, अगर कोई बंदे का फ़ोन आ जाए, भले से आपको पैसे नहीं मिल रहे उसके लिए, फिर भी आप करोगे क्योंकि वो आपका पैशन है। प्रॉब्लम ये होती है ना, कई बार वो लोग वो पैशन ढूंढ नहीं पाते, तो ऐसा वो एटलीस्ट बोलते हैं, तो उनके लिए क्या आप रिप्लाई करोगे? सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। हाँ हाँ जब हम पैशन की बात करते हैं हाँ। तो हमें अपने कुछ एक 4 चीज़ों को याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। तो बॉडी को चाहिए हमेशा अच्छा खाना ग्रो करने के लिए और एक तरह से वर्कआउट। हमारे माइंड को चाहिए हमेशा क्रिएटिविटी एंड नॉलेज फ्रॉम द मेंटोर्स। जब भी आपको नॉलेज मिलेगी मेंटोर से, आप किसी भी चीज़ को सीखेंगे तो सीख का उल्टा खुशी है। तो जब भी आप सीखेंगे तो आप हमेशा खुशी मिलेगी आपको। तो माइंड को अगर आपने क्रिएटिविटी नहीं दी तो वो हमेशा परेशान कर देगा आपको। तीसरी चीज़ है हार्ट। हार्ट को पैशन चाहिए उसे ज़िंदा रहने के लिए, नहीं तो वो दबना शुरू हो जाएगा। वो वेगस नर्व से आपको परेशान करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके हार्ट के अंदर अगर कोई भी इमोशन आती है तो हार्ट में आती है। माइंड में तो सिर्फ पिक्चर्स और ऑडियोज़ आती हैं, फीलिंग आपके हार्ट में होती है। इसीलिए दिल की बातें ज़्यादा आती है गानों में, ठीक है ना, वो माइंड की नहीं आती। माइंड सिर्फ पिक्चर बनाता है, लेकिन हार्ट उसकी इमोशन को रखता है। अब पैशन से भी एक वर्ड पहले ले लेता हूँ, फिर आता है हमारा सोल। सोल सिर्फ मिशन को ढूंढता है। तो जब आप मिशन की से पहले अगर हार्ट की बात करते हैं, पैशन की, बिल्कुल ठीक बात है। एक आदमी कहता है मैं सिगरेट या आइसक्रीम खाना मेरा पैशन है, तो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल आपका पैशन हो सकता है ये, लेकिन आपको पैशन को समझना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और या एक्सरसाइज या एक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो आप अभी इसी समय आप अपने पैशन को या अपने पर्पज ऑफ लाइफ को ढूंढ सकते हैं इसी एक ही मिनट में। इमेजिन करिए कि इस समय आप सितारों में बैठे हुए कहीं, यानी कि यू आर सिटिंग ऑन ए स्टार, जहाँ पर आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके रोल मॉडल्स हैं, आपकी विजडम है वहाँ पर, आपकी सद्बुद्धि यानी कि आपकी अक्ल भी है, ठीक है ना। और वहाँ से आप नीचे देखते हैं और वहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं धरती पर, और आप देखते हैं कि मुझे यहाँ पर 100 साल मिले हैं जीने के लिए। तो इन 100 सालों को जीने के लिए अब सोचिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्या सिर्फ कार खरीदना ज़रूरी है, उससे खुश हो जाएंगे? आप कहेंगे नहीं। क्या सिर्फ मकान ही खरीदना ज़रूरी है? आप कहेंगे वो भी नहीं। हाँ ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए कि कुछ ज़रूरतें घर के लिए पूरी करनी है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माता पिता के लिए। तो वहाँ पर सिर्फ क्या पैसा ही कमाना ज़रूरी है? आप कहेंगे वो भी नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे ही आप डिटैच्ड होकर देखते हैं चीज़ों को, आपका सब कुछ बदल जाता है। या फिर दूसरा काम करिएगा जो मेरे मेंटोर ने मुझे बैठा के कराया था, जब उन्होंने कहा कि ये बीमारी ऐसी नहीं जाएंगी, जब तक तुम अपने माइंड को नहीं बताओगे कि तुम्हें कितने साल जीना है, तब तक तुम प्रेजेंट के बेकार की सिचुएशन में बीमार रहोगे। मैंने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा बैठो, और उन्होंने कहा कि अब इमेजिन करो कि आप 100वें साल पर बैठे हो, 100वें साल के उस चेयर को देखो, उस बैंक्वेट हॉल को देखो, वहाँ अपने आप को बैठे हुए देखो, और ये तय करो कि वहाँ पर भी तुम ऐसे ही यंग हो, तुम्हारे चेहरे पर चमक है, तुम्हारे हेयर स्टाइल बढ़िया है, तुम यंग हो, पतले हो, और लोग वहाँ पर आपको बुके दे रहे हैं, 100वां साल मना रहे हो। लेकिन वहाँ तुम्हारे चेहरे पर एक स्पेशल इमोशन है कि तुमने कुछ विशेष किया है, इसलिए तुम खुश हो। आपने अब पीछे देखना है कि 100वें साल पर तुम क्यों खुश हो, और तुम उस टाइमलाइन को पीछे देखो कि तुमने ऐसा क्या किया, और वहाँ पर 2 ही चीज़ें आएंगी, और वही आपका पर्पज है। हर एक आदमी का एक ही पर्पज है। याद रखिएगा, पशु में और इंसान में एक ही चीज़ का फ़र्क है जीशान साहब। जो पशु होता है ना, उसकी सिर्फ 2 नीड होती हैं। पहली नीड होती है कि वो सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है ना, वो घास खाता रहेगा, अपना शिकार करेगा, और वो देखता रहेगा कोई उसे मारे ना। और दूसरा है वो अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा। सर्वाइवल एंड मेटिंग, ये 2 उसके पर्पज़ ऑफ लाइफ है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं फला फैशन के कपड़े लाऊंगा या हेयर स्टाइल ऐसा करवाऊंगा। कोई भी हॉर्स आपके पास ऐसे नहीं कहेगा कि जी मेरा हेयर स्टाइल ऐसा लगवाओ या बनवाओ, नहीं, उनका ये नहीं है। ये आदमी के साथ है। इसीलिए मनुष्य को एक स्पेशल प्राणी कहा गया है, बिकॉज इट कैन थिंक एंड इट कैन एग्जीक्यूट द थिंकिंग। तो फिर सवाल उठता है कि वो पर्पज़ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आपका एक ही पर्पज़ है, वो है ग्रोथ,
यानी कि आपको ग्रो करना है अपनी पर्सनालिटी में, अपने पैसे में, अपनी सेहत में, अपने रिश्तों में, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने जो भी आप कर रहे हैं उसमें ग्रो करना है। तो इसमें कभी भी एक ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आप आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। आइसक्रीम तो आपके लीवर को ख़राब कर सकता है, आपके अंदर बहुत सारा मोटापा ला सकता है जो आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। आपकी एक्स्ट्रा शुगर तो आपको आपके ब्रेन सेल्स को मार सकती है। आप समय से पहले डिमेंशिया या पार्किंसन, एल्जाइमर के शिकार हो सकते हैं और आपके परिवार के पास जितना पैसा है वो सारा आप पीकर चला जाएंगे। कितनी बड़ी बुरी बात है। और आप इसमें ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो इसमें आपकी भी ग्रोथ हो रही है। और आप दूसरा वर्ड देखेगा और आप कहेंगे कि इस समय आप अपने से जोड़िएगा। इस आदमी का सिर्फ 2 ही पर्पज है। नंबर 1 है ग्रो करना इन एवरी एरिया, रिश्तों में ग्रो करिए, अपने पैसे में करिए, और दूसरा है इस ग्रोथ को करने के बाद कंट्रीब्यूट करिए। नाउ डू समथिंग फॉर द पीपल। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका रिटर्न आएगा, पैसे के रूप में आएगा, दुआओं के रूप में आएगा, नेटवर्किंग के रूप में आएगा। इवन आपकी जो इंटरनल फाउंटेन ऑफ योर केमिकल्स हैं वो डेवलप होंगे। आपको शाम को ऐसा लगेगा यार आई हैव डन समथिंग यूनिक। जब आपका एक कमेंट पढ़ता हूँ मैंने कही, उसने कहा सर आपने कितनी बढ़िया बात बोली है, मेरी तो लाइफ बदल गई। सोचिए जब आपने उसे पढ़ा होगा कैसा लगा होगा। और आपने बहुत पढ़ भी लिए और आपने तो क्या हाँ ये लिखे जा रहे हैं, याद रखिएगा ये आपका कॉन्शियस है, लेकिन अनकॉन्शियस जानता है कि ही इज़ फीलिंग हैप्पी। जो जॉय है, याद रखिएगा वो जॉय आपके ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में आता है, नहीं तो गिल्ट आएगा। क्योंकि वो जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं, वो जो सिगरेट पी रहे हैं, वो जो मौज मस्ती कर रहे हैं, स्पाइस लाइफ जी रहे हैं मॉडल वाली, उसमें थोड़ी देर के लिए स्पाइस कितना अच्छा लगता है। आप खाने में स्पाइस 1 चम्मच ही तो चाहिए ना, और आपने स्पाइसी खाना शुरू कर दिया कि जी सारी चीज़ें लौंग इलायची बहुत बढ़िया होती हैं, मैं इससे पेट भरूंगा तो मर जाओगे। तो आपको कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है। और जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनती है? अ ग्रोथ सीकर, अ कंट्रीब्यूटर। और जब आप एक ग्रोथ सीकर होते हैं और कंट्रीब्यूटर होते हैं या ग्रोथ मेकर होते हैं, याद रखिएगा तो डिवाइन है, ये तो डिवाइन है, ये तो इस वर्ल्ड से परे की चीज़ है। इसीलिए लोग आपको एक नए अंदाज में और नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। यू सी योर फेस डिफरेंटली। राइट, वेरी 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 ट्रू। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब भी मतलब आपने कमेंट्स की बात करी, जब भी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली ना मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब है ना कोई लगता है कि यार आपकी वीडियो मैंने देखा और मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया, और वो लोग ने एक्चुअल में करे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ तो किया, तो एक प्राउड फील होता है। और इसीलिए ही मुझे लगता है ना, मैं इसीलिए ही बोल पाता हूँ कि यार मैं बुक समरी ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील होता है। आपको पता है जब मैं अपना प्रोफेशन चुन रहा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं या तो डांसिंग कर सकता था या प्रैंक वो टाइम पे ना यूट्यूब पे प्रैंक ये सब बहुत चलते थे, और मेरे अंदर था वो ना मस्ती, चुल और कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी से भी जाके ऐसी मस्ती मजाक करूँ, बात करूँ, लड़कियों से बात कर लूँ या कुछ भी ऐसा ना, वो था मेरे अंदर था वो टाइम पे। क्यों मैंने सीखा था वो डिफरेंट स्टोरी है, बट मैंने कर लिया था। तो तब मेरे पास चॉइस थी मैं क्या करूँ। तो मैंने वो टाइम पे चूज़ किया कि यार ये प्रैंक ये सब चीज़ ना, मस्ती मजाक चलो ठीक है, थोड़ा वैल्यू ऐड करेगी, बट बुक्स मुझे लगता है ना ऐसी काम की चीज़ है ना जो मैं 10-20 साल बाद भी प्राउड फील करूँगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ बदली, लिटरली मेरी लाइफ बदली। इसलिए मैंने चुना कि बुक समरी। वो एक फेमस ऑप्शन नहीं था बुक समरी, तब यूट्यूब पे बुक्स चल रही नहीं थी, कोई बना रहा नहीं था, एक नीश थी ही नहीं वहाँ पे बुक की कोई भी। बट मुझे बिलीव था कि यार ये बुक से अगर मेरी लाइफ बदल सकती है तो एटलीस्ट मैं 1000 लोग की लाइफ बदल सकता हूँ। करोड़ की आबादी है इंडिया में, 1000 लोग तो होंगे तो जो मेरी बात सुनेंगे, और मुझे लगा कि यार 1000 लोगों की लाइफ पर अगर मैं इम्पैक्ट कर पाऊंगा तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो वही चीज़ ने मुझे यूट्यूब करने में हेल्प करी और इतना कंसिस्टेंटली करने में हेल्प करी। कई बार लोग पूछते सर आप इतने सालों से लगातार हर हफ्ते कैसे डालते हो, कैसे वीडियो कर पा रहे हो? बिकॉज उसके पीछे वो वाई क्लियर है। हम कुछ टाइम पहले वो वाई की बात करें। कई बार लोग है ना हाउ में बहुत फंस जाता है कि यार यूट्यूब से पैसे कैसे कमाना चाहिए, चैनल कैसे बनाना चाहिए, बुक कैसे पढ़नी चाहिए। मैं बोलता क्यों पढ़नी चाहिए वो क्लियर करो। एग्जैक्टली क्यों आपको बुक पढ़ना है, क्या एक बार आपका क्यों क्लियर हो गया ना, इंसान बहुत समझदार है, हाउ अपने आप वो क्लियर करने लग जाता है। दिमाग खुद ही पता लगता है कि भाई ये चीज़ कर। बट हम लोग फंस जाते हैं हाउ में इंस्टेड ऑफ वाई। वो भी आपने बात बहुत पावरफुल बोली सब। और आपने अपने पूरे स्टोरी में आपने वो ये भी बताया अपना, क्या आपने विजुअलाइजेशन भी, हेल्थ को लेके विजुअलाइजेशन किया। आपके मेंटर ने आपको बोला था कि तख्ते पे बैठो 100 वाला। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विजुअलाइजेशन, हम पहले भी बात कर रहे थे, पॉडकास्ट के पहले भी एक बात चली थी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग या कंट्रोवर्शियल भी है, जो हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से, विजन बोर्ड को लेके और विजुअलाइजेशन को लेके।
इसको आपका क्या ओपिनियन इसके ऊपर कि कई बार आजकल लोग बोलते हैं कि आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए, विजन बोर्ड को देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन आप? देखिए, इस बारे में मैं सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे पहले कुछ देर के लिए आपसे क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा। विजन बोर्ड बेसिकली एक स्कैम है, एक धोखा है। ओके, आप कहेंगे कैसे धोखा है? इसलिए धोखा है कि विजन बोर्ड और माइंड को आप दोनों को समझना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक वही मानी जाएगी टेक्निक जो 100 लोगों के साथ 100% लोगों के साथ हो। फॉर एग्जांपल 2 और 2 4 होते हैं, ये 100 लोगों के 100% लोगों के साथ होते हैं। इंडिया में भी होंगे और ये बाहर के देश में भी होंगे, मेरे लिए भी होंगे, आपके लिए भी होंगे। 2 और 2 4 ही रहेंगे। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे मैं मान सकता हूँ। अब सवाल उठता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि विजन बोर्ड सिर्फ 1% लोगों के लिए काम करता है, और उसमें से कुछ ट्रेनर कहते हैं कि मेरे पास देखो BMW बाइक आ गई इससे, और मेरे पास बड़ी कार आ गई, या मेरे पास इतना पैसा आ गया, ये मैंने ये मैनिफेस्ट किया था इस लड़की से शादी करना, या मैं दुबई जाकर रहूँगा, ये मैनिफेस्ट किया था। और ऐसे में जो एक आम आदमी है वो उस ओरा में थोड़ी देर के लिए आ जाता है और ये नहीं जानता कि विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमें थोपा गया है। जब मैं NLP को सीख रहा था और बहुत क्लोजली सीख रहा था, तो NLP में एक चीज़ आती है, रैंडम जनरलाइज्ड ओपिनियन, GRO, रैंडम जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन। यानी कि कोई भी कुछ कह दे, आप इमीडिएटली उसको फॉलो ना करो, बिकॉज ये काम मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का काम, आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है जिससे एनालिसिस करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप विजन बोर्ड किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर लें कि वो चीज़ जो हमने विजन बोर्ड पर बनाई हुई है वो हम अट्रैक्ट कर लें, हमारा माइंड उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी ब्रेन सेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर प्रोग्राम हो गई, मान लेते हैं आपने कहा मुझे कार चाहिए, और कार के लिए आपकी ब्रेन सेल्स प्रोग्राम हो गई, तो उसके बाद क्या करेगी मैं बताता हूँ। उसके बाद आपके माइंड के अंदर एक फैक्टर होता है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये मेडिकल टर्म है, यानी कि हमारे ब्रेन के पास एक ऐसा फिजिकल पार्ट है कि वो उसको लेगा कि जो मेरी ब्रेन सेल ने कहा है कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो RAS फैक्टर उसे लेगा, और RAS फैक्टर बेसिकली आपके एक चीज़ को तय करेगा, उसे हम ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहते हैं। जीशान साहब, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट का मतलब है कि आप बाहर निकलेंगे और आप बेकार की चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे। कोई लड़ रहा, आपका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर मुझे घर से अभी खबर आ जाए कि मेरी फैमिली में मेरी ज़रूरत है, किसी को चोट लग गई है, और अब मैं एकदम से तेज़ी से दौड़ूंगा बाइक लेके, कार लेके, या जैसे भी मैं दौड़ूंगा, और रास्ते में मुझे अगर कोई फिल्मी हीरो मिलता है, वो ऑटोग्राफ दे रहा है, वो मेरा फेवरेट है, तो क्या मैं उसका ऑटोग्राफ लूँगा कि पहले अपने पेशेंट को बचाऊँगा? पहले पेशेंट को बचाऊंगा ना। इसका मतलब है इस समय मेरा RAS फैक्टर ने मेरे पूरे ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को तय कर दिया कि तुम्हें बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना, उनकी फीलिंग मैं क्रिएट नहीं करूंगा आपके लिए एक फीलिंग रहेगी कि तुम इस काम को पहले करो। यानी कि जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं, कार का, बंगले का, गाड़ी का, लड़की का, लड़के का, सोलमेट का, तो आप बेसिकली इस प्रोग्राम को पूरा करते हैं कि आपका ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ऐसा रहे कि आपकी पूरी इमोशन उस फोकस पर लग जाए, और आपकी माइंड और बॉडी की जो कंप्लीट एक तरह से केमिस्ट्री है वो उसको पूरा करने पर लग जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जिसको मैं मिरेकल सबस्टेंस कहता हूँ। अब मैं फिर वहीं लौट आता हूँ। अब सवाल उठता है कि मैं अपनी ब्रेन सेल्स को कैसे प्रोग्राम करूँ। आपने कहा जी विजन बोर्ड कर लेते हैं। इस बारे में जब मैंने सुना और मैंने सब चीज़ देखी, मैंने 1-2 ट्रेनर को करवाते हुए देखा 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, मुझे मालूम है, आपने किताबें भी लिखी है, पर आप विजन बोर्ड को तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे, यही तो बताया गया किताबों में। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ जीशान साहब, आप एक मूवी देखने जाते हैं, 2 थिएटर हैं, 2 स्क्रीन है, एक ही मूवी है, लेकिन एक है ब्लैक एंड वाइट, एक है कलर्ड। लोग किसे देखेंगे? कलर्ड को देखेंगे। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर स्टोरी एक ही थी, पर हम कलर्ड चीज़ों को लाइक करते हैं। पर आप कहेंगे सर वो तो कार तो मैंने कलर ही चिपका रखी। ठीक बात है। मेरा अगला सवाल सुनिएगा। एक स्क्रीन पर स्टिल फोटोग्राफ दिखाई जा रहे हैं कलर्ड, उनके नीचे लिखा हुआ है ये शाहरुख खान है, आगे बनकर ये राहुल बनेगा, ये फला, ये सिमरन बनेगी, ये अमरीश पुरी है, ये इनका फादर बनेगा, ठीक है नहीं, और लिखा हुआ है, और एक स्टिल फोटोग्राफ आ रहा है जैसे चंपक में हम पढ़ा करते थे, और दूसरी स्क्रीन पर मूवी चल रही है, एक सीन के बाद एक सीन पूरा मूव हो रहे हैं। आप किसे लाइक करेंगे? मूवी को। स्टिल फोटोग्राफ को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम माइंड कभी भी स्टिल फोटोग्राफ में
प्रोग्राम ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ इमेजिन करो कि एक कोबरा की तस्वीर पड़ी हुई है, एक कागज़ पर कोबरा चिपका, कोबरा की मूवी है, कोबरा की फ़ोटो है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ इमेजिन करो कि एक कोबरा चलता हुआ आ रहा, अभी ऐसा लगेगा यार क्या कर रहे हो वर्मा जी, ऐसी विजुअलाइजेशन क्यों करा रहे हो? बिकॉज योर माइंड इज प्रोग्राम्ड बाय द मूवमेंट। तीसरी चीज़ मैं एक और लेता हूँ, कौन सी मूवी को आप देखेंगे जो साइलेंट है या जिसमें कुछ डायलॉग्स हैं, गाने हैं? यूजुअली जो डायलॉग हैं। इसका मतलब है हमें ऑडियो भी चाहिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैं चौथी चीज़ लेता हूँ, आपके घर में बहुत सारी एल्बम है, एल्बम में बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, अचानक उस एक फोटोग्राफ में 50 लोगों के बीच में आपका अपना फोटो है, आपकी निगाह कहाँ जाती है? लोगों के चेहरे पर कि अपने चेहरे पर? अपने चेहरे पर। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन है आपकी लाइफ में? आप। पांचवी चीज़ फिर मैं लेता हूँ विजन बोर्ड बनाने से पहले। मान लेते हैं हम बाहर जाएं स्टूडियो के, सड़क पर लाखों लोग गुजर रहे हैं और हम खड़े रहें 2-3 घंटे, तो हमारे आंखों के सामने 15-20 हज़ार लोग तो निकल ही जाएंगे, ठीक है ना? कितने लोग याद रहेंगे शाम तक? इक्का दुक्का, 2-3 दिन वो भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर उन 15,000 लोगों में एक आदमी ऐसा जा रहा हो जिसको सचमुच में पूंछ निकली हुई हो और 2 सींग भी निकले हुए हों, हॉर्न्स, तो क्या अब हम भूल जाएंगे इस घटना को? ये हमें बुढ़ापे में भी याद रहेगी। इवन आपके बच्चे भी, उनके बच्चे भी कहेंगे कि दादू आपने ना एक आदमी को पूंछ देखी थी, नहीं? आप कहेंगे हाँ बेटा, वो तो आपने ना कोलकाता में देखी थी। अरे नहीं, मुंबई में देखी थी, आप कहेंगे ना, और आप बता देंगे उसको। वो दूसरी बात है कि दादू ने सुबह क्या खाया भूल गए, क्योंकि आपका माइंड उस इवेंट के लिए प्रोग्राम हो चुका है। पता है क्यों? बिकॉज इट वाज यूनिक। जो भी चीज़ हमारे लिए यूनिक होती है, हमारा माइंड उसके लिए प्रोग्राम होता है। ध्यान से सुनना, अगर मेरा फ्रेंड, अगर आपका आप किसी एक फ्रेंड है आपका, 10 सालों से वो हाउ आर यू कह रहा है, प्यार कर रहा है, हाथ मिला रहा है, लेकिन एक पार्टी में अगर वो एक दिन बदतमीजी कर दे, ऊट पटांग अनबियरेबल गाली दे दे, तो ये घटना याद रहेगी, बिकॉज इट वाज यूनिक। और किसी को जिंदगी भर गाली मिल रही हो, उसे कोई गले लगा ले तो उसको वो याद रहेगी। इसका मतलब है कि हमारा माइंड प्रोग्राम उन चीज़ों से होता है जो यूनिक है। अब आप एक बार बताइए, आपने एक विजन बोर्ड बनाया, एक कागज़ पर चिपका लिया, आपने अच्छा सा घर चिपका लिया, वो सारी स्टिल फोटोग्राफ हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, उनमें चूंकि मूवमेंट नहीं है, उनमें कोई साउंड नहीं है, उसमें आई भी नहीं है। चल आप कहते हैं जी मैंने अपना एक फ़ोटो भी लगा लिया कि ये मेरे हैं, तो भाई ये भी गड़बड़ हो गई। ये तो सिर्फ ये भी स्टिल फोटोग्राफ है आपका। आप अपने स्टिल फोटोग्राफ को तो देखना ही नहीं चाहते, मूवी को देखना चाहते हैं। और इसमें यूनिक क्या है? कार में इसमें यूनिक क्या है? अब आप कहेंगे फिर इसको कैसे देखें? याद रखिएगा, उन्हें बनाने के बाद अभी ये सिर्फ 1% काम हुआ था। 100% ये है कि अब आप आंखें बंद करिए, कंधों को सीधा करिए, लंबी सी सांस लेकर अपनी सांसों को 20 बार ऑब्जर्व करें ताकि आपके थॉट इधर उधर ना जाएं। और अब आप इमेजिन करें कि वो जो कार आपने ली थी या मांग रहे हैं, उसका कलर क्या है, उसे आप खोलेंगे कैसे, तो आवाज़ कैसे आएगी, उसमें आप चाबी कैसे घुमाएंगे, उसकी आवाज़ स्टार्टिंग की कैसे होगी, और यहाँ तक भी कोई बात नहीं बनी। इसमें यूनिक क्या है? यूनिक मैं बताता हूँ। इसमें यूनिक होगा कि अब आपके बगल में कौन बैठा है। आप कहेंगे सर मेरी छोटी बच्ची बैठी हुई है, बेटी बैठी हुई है, और वो ये कह रही पापा यू आर माई हीरो। याद रखिएगा, इसमें अभी भी खास नहीं हुआ। खास ये है जीशान साहब, हमारे पेन और गेन में जैसा मैंने इस पॉडकास्ट में बताया, पेन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर ये कार मिस हो गई, इस बच्ची को कैसा लगेगा? आप कहेंगे सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस इमोशन के लिए तो सर कुछ भी कर सकता हूँ। याद रखिएगा, जैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसी में एक इमोशन उठा ली है, अब आपका RAS फैक्टर एक्टिवेट होगा। और वो भी कितनी देर में? इतनी देर में। आपको 1 साल के लिए क्यों विजन बोर्ड लगा रहे हो जी? ये 15 मिनट का काम है। बोर हो जाएगा माइंड देखते देखते स्टिल फोटोग्राफ को। उसमें यूनिक बनाइए। क्यों ये कार चाहिए? कौन आदमी है अगर कार नहीं मिली? कौन आदमी है अगर तुम पैसे नहीं, अगर तुम अमीर नहीं हुए तो किस पर फर्क पड़ेगा? आप कहते हैं मेरे स्पाउस पे, और आप उसके लिए पूरी जान दे सकते हो। तो सोचो कि अगर ये चीज़ नहीं हुई, वो भले ही कुछ ना कहे आपकी स्पाउस, लेकिन आपको पता है यार कहेंगे वो कुछ नहीं, लेकिन मैं उस चेहरे को नहीं देख सकता। अगर ये याद रखिएगा, पेन इज़ बिगर मोटिवेटर। कई बार हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, कि हम क्या बनना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम क्या नहीं बनना चाहते। मैं मर्डरर नहीं बनना चाहता, मैं रेपिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं अल्कोहलिक नहीं बनना चाहता, मैं पेशेंट नहीं बनना चाहता, मैं सुसाइड में डुअर नहीं बनना चाहता। कई बार ये आइडेंटिटी आपको रोकती है। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं। तो इनका तो ध्यान ही नहीं दिया। सो व्हाट यू विल नॉट बिकम, what pain you will not get when you are thinking of it will program your mind and immediately आपका observer's effect strong हो जाएगा।
तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली कि हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना जी। चाहिए, क्या क्या उसके डूज हमें करना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, उसमें मतलब साउंड आप फील करते आना चाहिए, प्लस पेन अटैच यस, करिए उसको, इसको मैं प्लेजर। एक बार फिर समझा सकता हूँ। हाँ, पॉइंट किसी इस पर। भी विजुअलाइजेशन को कई बार लोग कहते रहते हैं कि आई एम बिकमिंग हैप्पी, आई एम बिकमिंग हैप्पी, या आई एम रिच, आई एम रिच। जब हम ऐसा कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं, आई एम रिच बोने बोल दिया, ठीक है ना, इससे पहले आपको एक बहुत गहरी ट्रांस में जाना होता है। अगर आप ट्रांस यानी कि स्टेट में नहीं गए, हिप्नोसिस में नहीं गए, और आपने बोल दिया आई एम रिच, इमीडिएटली मेरा माइंड कह रहा झूठ मत बोल, रिच आदमी वहाँ रहता है अंतिलिया में, 21 मंजिला है उसका मकान, तेरा कितना है? तो मेरा लॉजिक तैयार हो गया। इसका मतलब है कि मुझे अपने लॉजिक को शांत करना होगा। लॉजिक शांत करने से पहले आपको एक काम करना होगा। नंबर 1, आपको आराम से बैठना होगा स्पाइन को सीधा करके, और उस समय पहले कुछ देर के लिए आप अपनी सांसों पर जाकर रिलीज़ करें अपनी सारी टेंशन को। डीप जैसे रिलैक्स्ड आप होना शुरू हो जाएंगे तो आपका लॉजिकल माइंड, जिसको आप कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो एनालिटिकल माइंड है, वो शांत होना शुरू होगा। और अब आप किसी भी अफर्मेशन को, पहले अफर्मेशन से शुरू कर देते हैं, आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मैं रिच हूँ, तो मैं इसको अभी भी मेरा माइंड रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम बिकमिंग एवरी डे रिचर, यानी कि अब वो मना नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जब मैं दिल्ली से मुंबई के लिए आ रहा था तो किसी ने पूछा कहाँ हो, तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, जबकि था मैं दिल्ली में ही, अभी एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा। बट मेरा माइंड या उसका माइंड इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था। तो जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसी चीज़ों को डालते हैं तो आप बेसिकली फ्यूचर को डाल देते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, इसका मतलब अभी आप नहीं हैं पर आप जा रहे हैं, यानी कि आपकी वो पिक्चर के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई एम इन मुंबई। यहाँ पर आपका माइंड कहेगा झूठ बोल रहे हो। तो पहला काम ये करें कि जब आपके पास कुछ अफर्मेशन है, दैट अफर्मेशन करते हुए आप कहेंगे आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, या फिर आई एम बिकमिंग रिच, और आई एम अट्रैक्टिंग दीज थिंग्स फॉर माई फैमिली। अब यहाँ पर यहीं पर रुक जाते हैं। ये आपका ऑडियो है, ये सिर्फ 5% काम करता है, क्योंकि जब भी आप 20 साल बाद किसी फ्रेंड से मिलते हैं उसका चेहरा पहचान लेते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, पता क्या? नाम, क्योंकि नाम साउंड में पड़ा था। अब आपका क्या करना है कि अब आप इमेजिन करना शुरू करें, वो विजुअल्स लाने शुरू करें कि अगर आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं और हेल्दी एनर्जेटिक बन रहे हैं तो वो इमेज कैसी होगी? चमकता हुआ चेहरा होगा, खिलखिलाती हुई आंखें होंगी, चलने का ढंग कैसा होगा, शूज़ कैसे होंगे, इसके रिवार्ड्स क्या होंगे, ये यूनिक है इसमें। इस अब इमोशन आएगी। जब आप हेल्दी एनर्जेटिक यंग होंगे तो समबडी विल से इन योर फैमिली, आपके पेरेंट्स कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, बेटा वी यू आर द हीरो ऑफ आवर लाइफ। ये जो आवाज़ है ये आपके RS फैक्टर को एक्टिवेट करेगी, वो साउंड नहीं, वो इमेज नहीं। इसमें जो फीलिंग है, फीलिंग आपका हार्ट वेगस नर्व से लेगा और यहाँ से पूरी की पूरी सिंक्रोनाइजेशन बनेगी बॉडी की, और आपका RAS फैक्टर अब आपके ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को तय करेगा। और जितनी इमोशन आप डाल देंगे 15 मिनट 20 मिनट तक, उसमें इमेजिन करेंगे कि जब अगर आप हेल्दी एनर्जेटिक हो रहे हैं तो 100 साल तक आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को किताब सुना रहे हैं पढ़कर, उनकी लाइफ को बदल रहे हैं, तो क्या रिवार्ड उनके मिलेंगे, किस तरह से उनकी दुआएं आपके पास आ रही होंगी, कैसे एंजल्स आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, कैसे यूनिवर्स आपके लिए गाना या खूबसूरत संगीत बजा रहा होगा। जब आप इस ट्रांस में खो जाते हैं उस समय, इस मोमेंट को हम कहते हैं NLP में कि ये आपके लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रहा है, यानी कि इस समय आप पूरे वर्ल्ड से कट चुके हैं। आपकी 80 बिलियन न्यूरॉन्स इस समय पूरी तरह से एक नेटवर्क बना रहे हैं, और वो नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है कि वो आपके RAS फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। और ये एक्टिवेशन ही बेसिकली आपके ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को पूरा करके आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करेगा। और अगर इसे आपने और ज़्यादा कर लिया तो यहाँ एक मैजिक और होगा। जिस तरह से हमारा एक वायर होता है, उसके ऊपर रबर चढ़ा देते हैं ताकि उसकी करंट रिलीज़ ना हो, यही हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इसे माइलिन इफेक्ट कहते हैं। द टैलेंट कोड नाम की किताब में इसका जिक्र हुआ है। जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं कि मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये चीज़ें आ रही हैं, और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि जो आपका नेटवर्क बना है इस थिंकिंग से, जिसको फायरिंग वायरिंग कहते हैं, इसके ऊपर वो इंसुलेशन भी चढ़ जाता है। और ये इंसुलेशन बेसिकली अब परमानेंट मेमोरी कर देता है। अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई अंग अगर आपका काम नहीं कर रहा, ऑर्गन, और आप इस ट्रांस में जाकर विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि ये ऑर्गन काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, इसे हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका माइंड बेसिकली एक नया न्यूरॉन या ब्रेन सेल क्रिएट करेगा और उसे पूरी तरह से उसके साथ जोड़ देगा विजुअलाइजेशन के कि ये अंग काम करेगा। इसी फैक्टर के ऊपर बेसिकली पैरालिटिक पेशेंट्स को ठीक किया जाता है।
लेकिन आपको फॉलो करने होंगे रूल्स। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया। सबकॉन्शियस को पढ़ना बहुत सबके लिए ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा टूल है ये, बहुत कम है। आपका ये समझिए 80% आपका टाइम बचा देगा और आपका 80% आपकी उम्र बढ़ा देगा। इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब भी इन सब चीज़ों के बारे में सुनता हूँ, मतलब देर इज़ सम लॉजिक ऑल्सो बिहाइंड इट। ये ना मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें ना यूजुअली बोलते हैं ना एकदम साइंड मतलब लॉजिक भी है और थोड़ा सा मैजिक भी है इसके पीछे। मतलब कुछ तो एक मतलब यूनिवर्सल कुछ, मतलब ऊपर का वाला का मतलब जो आप मतलब चीज़ें हम कर रहे हैं ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें एकदम साइंटिफिक होती है, बट कुछ चीज़ों के पीछे थोड़ा सा फेथ और ये सब चीज़ें होती है ना, जो लगता है थोड़ी मैजिकल है। जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीज़ें करता हूँ ना, बातें करता हूँ, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ थोड़ा सा मैजिक भी है, कुछ तो है मैं वो बता देता हूँ वो उसको कुछ। भी। हाँ, क्या?